જોવાતું નથી ને શૂટિંગ શૂટિંગ ક્યાં રેસ્ક્યુ ટીમ ये जो पर्टिकुलर न्यूज़ मैंने सुनी और फ्रीज के बारे में पढ़ा तो पता चला कि 4 दिन पहले ही ये जो ब्रिज है वो रिपेयर करके फिर से रीओपन किया गया था यहाँ पर कि हाँ अब जो है काम करने के लिए ये तैयार है। तो यहाँ से आप लोग समझ सकते हैं जो एक तरीके से आज की डेट में ये ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, इसके ऊपर मूवीज़ भी बन चुकी हैं। जो भी आप लोगों ने जो सीन देखा वो एक पर्टिकुलर मूवी का था और ऐसी कई सारी मूवीज़ भी आप लोगों ने देखी होगी कि कई जगह ऐसा हुआ है कि आज उद्घाटन किया गया है और कल जो है वो ब्रिज टूट गया है। तो ऐसे भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। यहाँ पर तो लोगों की भी गलती है। अगर आप लोग देखें ये ऐसा पुल है यहाँ पर जहाँ पर 350 के करीब लोग जो हैं वो एक साथ आ गए। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, कहीं पर ऐसी कोई चीज़ हो तो वहाँ पर थोड़ा सा पेशेंस भी रखना चाहिए। पर लेकिन सबसे पहले यहाँ पर एक तरीके से जो रेस्पॉन्सिबिलिटी आती है वो आती है सरकार की। कहीं ना कहीं जिस तरीके से कोई भी ढांचा अगर बनाया जाता है तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखकर यहाँ पर बनाना चाहिए और बाद में फिर रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए कोई नहीं आता है। जैसे अभी आप लोगों ने ये वीडियो देखी, ये एग्जैक्ट रियलिटी देखने को मिलती है। एक दूसरे के ऊपर बातें चेप दी जाती है, उसके बाद में फिर जो है फाइल बंद और इधर उधर चीज़ें। जिसके घर से जो गया उसको 2-4 लाख रुपए पकड़ा दिए, उसके बाद में कहानी खत्म। तो ये बहुत ही एक तरीके की आप लोग बोल सकते हैं कि करप्शन की एक बहुत ही घटिया सी पिक्चर आप लोगों के सामने निकल कर आती है जब कई सारे लोगों की जान चली जाती है और ये सिचुएशन देखने को मिलती है। ये ऐसा नहीं है गुजरात में है, ये आप लोगों को हर एक राज्य में देखने को मिलेगी। कुछ दिनों पहले वेस्ट बंगाल में आप लोगों को सेम सिचुएशन देखने को मिली थी, कुछ दिनों पहले अभी शायद किसी और राज्य में भी थी। मतलब हर एक राज्य में आप लोगों को देखने को मिलेगी। किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को नहीं बोल सकते आप लोग, हर एक पॉलिटिकल पार्टी का यही रवैया है। कॉन्ट्रैक्ट जो देते हैं वो अपने उन्हें जान पहचान वालों को दे दिए और फिर क्या होता है, फिर वही होता है जो आप लोगों ने अभी वीडियो के अंदर देखा। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिए, आप लोगों की जो ज़िंदगी है वो बहुत ही कीमती है और आप लोगों को इसके बारे में समझना पड़ेगा इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए। क्या ही बोला जाए, बस दुखद घटना होती है यार ये। मतलब इंसान कहीं जा रहा है, कहीं आप लोगों ने देखा होगा अक्सर एक ऐसी घटना अभी देखने को मिली साउथ कोरिया के अंदर में, आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारी वीडियो वायरल हुई। वहाँ पर भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचो। वहाँ पर लोगों की जान बेसिकली दम घुटने से, मतलब एक तरीके से ना एक दूसरे के बीच में फंसने से इतनी ज़्यादा तकड़ी कंडीशन बनी वहाँ पर भी 100 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई। तो ये कहीं ना कहीं त्यौहार होते हैं जब कोई सिचुएशन होती है। अगर कहीं आप लोगों को त्यौहार पर जाना है तो थोड़ा सा वेट कर लो यार। ये तो मतलब एक तरीके से वेट नहीं, मतलब थोड़ा सा पहले चले जाओ अगर आप लोगों को त्यौहार पे जाना है, ठीक है। उसी दिन निकलने की क्या जरूरत है। इतने सारे एक्सीडेंट होते हैं भैया दूज पर या फिर होली दीपावली पर जब लोग घर जाते हैं अपना एक तरीके से। तो ये सारी चीज़ें सिचुएशन जो है कहीं ना कहीं दोनों तरीके से अगर आप लोग देखो यहाँ पर, तो ये सारी एक तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली बातें होती हैं यार। एक तो इंसान जो है त्यौहार और ऊपर से फिर ऐसी चीज़ें। चलिए देखते ही देखते आप लोगों को ये महीना जो है वो आप लोगों के हाथों से फिसल चुका है पूरा। अब अगर इस साल में से कुछ आप लोग निचोड़ना चाहते हैं तो आप लोगों के पास में ये 2 आप लोगों के महीने आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। एक है नवंबर और दूसरा है दिसंबर। अगर आप लोग चाहते हैं कि अब तक जो 10 महीने गए हैं वो आप लोगों ने प्रोडक्टिवली यूटिलाइज नहीं किए और चाहते हैं कि 2022 में कुछ ऐसी याद छोड़कर जाएं कि 2022 जो है वो शानदार बना रहे और आगे आने वाला 2023 जो है उसमें अच्छे से एंट्री करें कॉन्फिडेंस के साथ में, तो एटलीस्ट ये 60 दिन जो है, ये 60 दिन आप लोगों को ढंग से यूटिलाइज करने पड़ेंगे। इन 60 दिन को आप लोग इतने अच्छे से यूटिलाइज करो कि लगे कि 2022 में कुछ किया है। ऐसा नहीं है कि अब नहीं हो सकता है, अभी भी फुल टाइम आप लोगों के पास में बचा हुआ है। जिस भी एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, अगर ढंग से आप लोग सिस्टमेटिक वे में प्रिपरेशन करके चलेंगे, डिसिप्लिन के वे में, तो अच्छा रिजल्ट आप लोगों को जरूर आएगा। इस बात की मैं गारंटी देता हूं। क्योंकि जो इंसान डिसिप्लिन में नहीं रहते ना, हमेशा वो इंसान पछताते हुए आप लोगों को नजर आएंगे।
ठीक है, ऑप्शन रहता है यार हर टाइम इंसान के पास में। आप लोग खुद सोचिए, मॉर्निंग में अलार्म बजा और आप लोग उसको बंद करके लेट गए, ऑप्शन नहीं था आप लोग के पास में कि तुरंत जो है उठकर थोड़ा पानी पिए और पानी पी के थोड़ा सा अपना घूमे टहले और फ्रेश हो आराम से और बैठ के अपनी एक्सरसाइज करके पढ़ाई करने बैठे। पर लेकिन नहीं, चद्दर तान के सोना है। तो ये वाली सिचुएशन आप लोगों को देखने को मिलेगी हर जगह। आप लोगों को ऑप्शन रहता है कि पर्टिकुलर क्या आप लोग बेसिकली डिसीजन लेने वाले हैं। हमेशा आप लोगों का माइंड आप लोगों से वो डिसीजन लवाएगा जो कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं। बोले कि चलो एजुकेशनल वीडियो देखनी है, नहीं एजुकेशनल वीडियो क्या देखना है, अरे कोई ऐसे ना हंसी मजाक वाली वीडियो देख लेते हैं, कोई मूवी खोल लेते हैं, और नहीं तो सोर्स जो है उनको देख लेते हैं, रील देख लेते हैं। ये आप लोगों का दिमाग खेल रहा होता है आप लोगों के साथ में। तो आप लोगों को डिसिप्लिन में लाना पड़ेगा, वरना ये तो गए हैं अभी 8-10 महीने, अभी आगे आने वाला साल भी ऐसे ही चला जाएगा अगर डिसिप्लिन में नहीं आओगे और फिर बैठ के रोते हुए नजर आओगे। ये बात ध्यान रख लेना, क्योंकि ये टाइम ऐसा होता है वो किसी की परवाह नहीं करता। टाइम ना बहुत ही ज्यादा आप लोग बोल सकते हैं रूड होता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कौन उसके साथ में आ रहा है कौन उसके साथ में नहीं आ रहा है, वो चलता रहता है, रुकता नहीं है। आज तक किसी के लिए नहीं रुका यार, वो ना किसी प्राइम मिनिस्टर के लिए रुकता है, ना किसी प्रेसिडेंट के लिए रुकता है, ना किसी रिक्शे वाले के लिए रुकता है, ना मेरे लिए रुक रहा है, ना आप लोगों के लिए रुक रहा है। सबको उसने इक्वल ट्रीटमेंट दे रखा है भाई साहब। कह रहा है कि मैं सबके पास में इक्वल रहूंगा, जो मेरा शानदार तरीके से यूटिलाइज करेगा वही जीत कर आगे निकल जाएगा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है, सब लोग बोलते हैं टाइम को मैनेज करना है, टाइम को मैनेज करना है। कैसे मैनेज कर लोगे यार टाइम को? 24 घंटे हैं, 24 घंटे को मैनेज करके 25 बना दोगे क्या? ये बोला करो कि अपने आप को मैनेज करना है टाइम के हिसाब से। इतने में से कितने घंटे आप लोगों को निचोड़ने हैं वो आप लोगों को देखना पड़ेगा। जब आप लोग एग्जैक्ट रिजल्ट लेकर आओगे तो चॉइस आप लोगों की हमेशा रहती है, मॉर्निंग में उठ के सबसे पहले अपना वीडियो कंप्लीट कर लो, अपना अच्छे से चीजें शेड्यूल फॉलो कर लो, एक्सरसाइज कर लो, या फिर रोते धोते रहो पूरे दिन और फिर अगले दिन और फिर इसी तरीके से पैटर्न चलाते रहो और बोलो कि हमारे बस की कुछ बात नहीं है। ऐसा कुछ नहीं होता यार, कोई माँ के पेट से सीख के नहीं आता, सबने हिपरी फोड़ा है जो भी काम जिसने किया है। अगर आप लोग भी कुछ करना चाहते हैं तो आप लोगों के पास में भी ऑप्शन है, बस वही है कि आप लोग जो है कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए तैयार ही नहीं है। तो वो चीज़ आप लोगों को रोकती है, और जो हमेशा इस तरीके से पैटर्न में चलते रहोगे तो ये 60 दिन भी ऐसे ही जाएंगे जैसे पहले गए हैं। अगर अच्छे गए हैं तो बहुत अच्छी बात है यार, इन 60 को भी अच्छे से यूटिलाइज करो। अगर अच्छे नहीं गए तो अभी आप लोगों के पास में टाइम है, तो टाइम को ढंग से यूटिलाइज करना सीखो। कौन ऐसा है जिसने आज का शेड्यूल बना लिया है, आज क्या करने वाले हो, क्या शेड्यूल है आप लोगों की टेबल पे? अगर हाँ तो अच्छी बात है, अगर ना तो आज का दिन भी बिल्कुल ऐसे ही जाने वाला है। एक बच्चे ने बोला कि सर जब से मैंने शेड्यूल बनाना स्टार्ट किया मेरी प्रोडक्टिविटी इतनी बढ़ गई, मतलब मुझे पता नहीं था सर इतना फायदा इससे होता है। ये रियलिटी है मेरे दोस्त, कुछ बोल रहा हूँ तो कुछ एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, कुछ करके बोल रहा हूँ। इसीलिए आप लोग अगर इसको इंप्लीमेंट करोगे तो एक इफेक्ट देखना अपनी लाइफ में कितना पॉजिटिव आप लोगों को देखने को मिलेगा, जिंदगी आप लोग इंजॉय करते हुए नजर आओगे। ओके, तो कोशिश करो ये चीजें अच्छे से इंप्लीमेंट करने की। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर, आज जो है शाम को 8 बजे के करीब आप लोग की ये वीडियो आएगी, जिसमें लगभग आप लोगों को मतलब अच्छे खासे एमसीक्यू देखने को मिलेंगे, प्रैक्टिस कराएंगे अक्टूबर के महीने के। 2 घंटे से ऊपर की वीडियो रहेगी, तो जिसके अंदर बेसिकली उन्हें कहते हैं कि थोड़ा सा टाइट शब्द बोलूंगा, जिसके अंदर सीरियसनेस है पढ़ाई करने की वही खोले, वरना खोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बोलते रहते हो सर लंबी वीडियो हो गई, लंबी वीडियो हो गई। छोटी छोटी वीडियो देख लो, शॉर्ट देख लो, रील देख लो और मजे ले लो जिंदगी के। पढ़ने की जरूरत ही क्या है, मतलब हद होती है एजुकेशनल वीडियो देखने में। मतलब जो आप लोगों की करियर बनाने वाली है, आगे 60 साल कैसी जिंदगी के जाने वाले हैं वो आप लोग ही तैयार करने वाली है, उसको छोड़ के अलग ही घुमार में रहते हैं आधे। तो एक क्वेश्चन वाली वीडियो डाली 49 मिनट की अभी परसों मैंने, उसमें कह रहा है कि सर उसको वीडियो को ना थोड़ा सा छोटा कर दिया करो सर, 15-20 मिनट में निपटा दिया करो। निपटाने वाली बात मजा आ गया सुन के। चलिए सही है, एंजॉय करो यार। ये एक यूपीएससी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी, एक वीडियो बनाई थी, ये आप लोग देख लेना। ठीक है, बाकी फीडबैक दिया करो, जैसी भी आप लोगों को वीडियो लगती है आप लोगों को अच्छी है बुरी बता दिया करो, ताकि उसमें कोई इंप्रूवमेंट करना हो तो उसको बता दिया करो लाइक या डिसलाइक करके। ठीक है, ये है इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी जो कि आप लोगों के सामने रिसेंटली बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है और यूके की पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। इनका नाम आप लोगों को बताना है, देखता हूँ कौन कौन इनको पहचान पाता है और इनके बारे में आप लोग क्या जानते हैं बताइएगा जरूर। ठीक है, आज 2 इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में मैं आप लोगों से बात करूंगा। एक तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, जिनको आयरन मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, और दूसरी इंदिरा गांधी जी। आज 31 अक्टूबर इनका बर्थडे नेशनल यूनिटी डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा होगा, और आयरन मैन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। और आज ही के दिन इंदिरा गांधी जी की जो डेथ एनिवर्सरी भी सेलिब्रेट की जाती है। तो दोनों यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में आप लोगों ने बहुत पढ़ा होगा हिस्ट्री में, कि हमारा देश जो आज की डेट में यूनाइट है, जो एक माला में पिरो रखा है, एक धागे में हम लोग सारे समाहित हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल आप लोगों को यहाँ पर इनका देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से एक यूनाइटेड देश हमारा आज की डेट में देखने को मिलता है। इनको लोह पुरुष, आयरन मैन और इसी के साथ में बिस्मार्क ऑफ इंडिया भी बोला जाता था।
तो ये याद रखिएगा। बिस्मार्क क्यों? क्योंकि बिस्मार्क एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थी जिनके द्वारा जर्मनी को यूनाइट किया गया था, तो उन्हीं के नाम पर इनको इंडिया का बिस्मार्क भी कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट जो तथ्य है, यानी कि जो फैक्ट है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। लौह पुरुष आप लोग जानते ही हैं सारे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को यहाँ पर बेसिकली बुलाया जाता था। आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा, ये तो पूछना बनता भी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार की उपाधि जो है वो किसने दी थी, ये आप लोगों को बताना है। बेसिकली आप लोग एक पर्टिकुलर जो ड्यूरेशन है वो आप लोगों ने हमेशा उसके बारे में सुना होगा, वो है क्या? वो है 1975 से लेके 1977 तक का। तो ये जो ड्यूरेशन है देश के अंदर में इमरजेंसी रही, यानी कि आपातकाल लगा रहा, और इस आपातकाल में एक संविधान संशोधन किया गया जिसको 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यानी कि संविधान में संशोधन बोलते हैं। और 1976 में यानी कि 1976 में जब ये संविधान में संशोधन लाया गया तो ये इतना बड़ा संशोधन था कि इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोल दिया गया। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन मतलब छोटा सा एक संविधान तैयार कर दिया। तो बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो इस टाइम पर चेंज की गई, पर ऐसा नहीं है कि सारी नेगेटिव चीजें थी, इसके बारे में अक्सर नेगेटिव चीजें बोली जाती हैं। बहुत सारी पॉजिटिव चीजें भी यहाँ से निकल कर आई उस टाइम पर। आप लोग अगर देखो तो इस टाइम पर सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स में देखने को मिली। इस टाइम पर बहुत सारी ऐसी चीजें आई जिसमें से फंडामेंटल ड्यूटी भी आप लोगों की है जो कि आज की डेट में आप लोगों को देखने को मिलती है। द ग्रेट पावर कम्स विद ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि अगर जिंदगी में आप लोगों के पास में पावर है तो अगर आप लोग एक रेस्पॉन्सिबल इंसान नहीं है तो फिर द ग्रेट साइंटिस्ट जैकोल बन जाएंगे आप लोग, यानी कि साइंटिस्ट होते हुए भी ओसामा बिन लादेन बन गए इंसान। तो ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इसका मतलब ये कि पावर है, आईएएस बन गए हो तो वो पॉजिटिव चीजों के लिए, ना कि सबसे पहले उनको देखें कि हाँ हमारे कौन कौन दुश्मन थे, पहले उनको सुधारें, हाँ भाई क्या बोलता था अब बता, ठीक है, वो वाली चीजें नहीं होती है। तो यहाँ पर कुछ अच्छी चीजें भी थी, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ये आप लोगों को हमेशा याद रखना है। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आप लोगों के निकल कर आते हैं। एक क्वेश्चन मैं पूछूंगा, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो था ये काफी इंपॉर्टेंट था। इसको चेंज करने के लिए जो काफी सारे चेंज हुए थे उनको फिर से सेम पैटर्न में लाने के लिए एक संविधान में संशोधन किया गया, उसका नाम क्या है और आप लोगों को ये बताना है वो किस ईयर में यहाँ पर किया गया था। और इंदिरा गांधी जी हमारे देश की पहली वुमेन प्राइम मिनिस्टर थी। आप लोगों को ये बताना है कि अगर बात की जाए इनके बारे में, देखिए कई सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। लड़कियों के लिए तो एक इंस्पिरेशन का सोर्स आप लोग बोल सकते हैं। इनको स्टार्टिंग में ना एक तरीके से डम्ब गुड़िया बोला जाता था क्योंकि कुछ ज्यादा बोलती नहीं थी, पर लेकिन जैसे जैसे फिर इन्होंने अपनी जिंदगी में समझा चीजों को और पैटर्न को चेंज किया तो अपना स्टैंड लेना स्टार्ट किया। तो आज की डेट में आयरन लेडी भी बोला गया, फिर इनको दुर्गा बोला जाता है अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा। तो ये सिचुएशन आप लोग बोल सकते हैं। तो कौन से नंबर की प्राइम मिनिस्टर थी ये आप लोग को बताना है। ट्विटर के बारे में ये आर्टिकल है। आप लोगों को पता है सोशल मीडिया जो साइट्स हैं वो काफी ज्यादा न्यूज में रहती है, और जब भी सोशल मीडिया साइट्स के बारे में हम लोग बात करते हैं तो फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में आप लोगों के सामने बातें निकल कर आती है। यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में जब आप लोग बात करते हैं तो हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट आप लोगों के लिए है। पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक जो भी आप लोगों के लिए अधिकार है उनमें से आर्टिकल 19 जो है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में आप लोगों से बात करते हैं। आर्टिकल 19 के जब फर्स्ट के ए पार्ट में आप लोग जाते हैं वो फ्रीडम ऑफ प्रेस के बारे में बात करते हैं। तो जिस तरीके से वहां पर उनको फ्रीडम मिली हुई है ऐसे ही आप लोगों को फ्रीडम मिली हुई है। ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ये सारी, यूट्यूब आप लोग ले लो। यूट्यूब पर जो वीडियो अपलोड करता है जो भी इंसान, वो अपने विचार या फिर जो भी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन होती है वो आप लोगों के सामने रखता है। यहाँ पर कई सारे लोग ऐसी भी चीजें अपलोड कर देते हैं जिससे सोसाइटी में कई बार दंगे भी भड़क जाते हैं, ठीक है। ऐसी वीडियो आप लोगों को देखने को मिलेगी। अभी एक वीडियो देख रहा था, कल सामने आई, वहां पर बेसिकली वो वीडियो मैंने खोली तो उस वीडियो में क्या था, उस वीडियो में लिखा रहा था कि पाकिस्तान की कोई वीडियो थी वो चल रही थी, उसमें लिखा था कि आप लोग हिंदुस्तान को कैसे देखते हैं। तो उसने बोला कि हिंदुस्तान को मैं चाहूँ, अगर मुझे मौका मिले तो मैं हिंदुस्तान को आज ही नक्शे से मिटा दूँ। तो मैंने कहा वाह यार क्या बात है। मैंने कहा वो नहीं है एक तरीके से बाप को ही मारने चले हैं, ठीक है, चलिए जो भी है। पर उसके नीचे जैसे मैंने कमेंट खोले, काफ़ी सारे कमेंट थे उसके नीचे। उसमें सबसे ऊपर जो कमेंट थे उसमें कई सारे जो इंडियन मुसलमान थे उनके कमेंट थे, ठीक है। इंडियन मुस्लिम कम्युनिटी के जो लोग थे, हमारे भाई बहन, उनके द्वारा कमेंट किए गए थे और उनके द्वारा उसको बेसिकली अपोज किया गया था, मतलब काफ़ी अच्छे से कि मेरा देश है, आँख उठाकर मत देखना, आँख निकाल लो, कुछ ऐसी बातें लिख रखी थी। तो ये होता है रियलिटी में एक तरीके से अपने देश के लिए जज्बा। तो आप लोग क्या कर रहे हैं, वहां पर सामने वाले ने अपनी वीडियो डाल दी जो उसके विचार में चल रहे हैं, आप लोगों ने अपना रिप्लाई कर दिया जो आप लोगों के माइंड में चल रहे हैं। तो ये जो फ्रीडम मिली हुई है यहाँ पर, ये आप लोगों को अपने आप को एक्सप्रेस करने की फ्रीडम मिली हुई है। और सारे सोशल मीडिया हैंडल जो आप लोगों को देखने को मिलते हैं उन पर आप लोग इस तरीके से अपनी फ्रीडम का इस्तेमाल कर सकते हैं। पर लेकिन ये फ्रीडम ऐसा नहीं है कि किसी और की फ्रीडम पर इंपैक्ट डाले, इसलिए इन चीज़ों के अंदर में कुछ रिस्ट्रिक्शन भी है। अगर जाएंगे तो यहाँ पर 19 का जो पार्ट 2 है
उसमें आप लोगों को रिस्ट्रिक्शन भी लगती हुई नजर आती है, ताकि देश की संप्रभुता, देश की इंटरनल सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब ना हो, तो इसलिए कुछ रिस्ट्रिक्शन भी लगा दिया जाता है। पर लेकिन अभी यहाँ पर मैं आप लोगों से ये बातें डिस्कस कर रहा हूँ, उसका बेसिक पर्पज यहाँ पर ये है कि इलोन मस्क साहब के द्वारा ये बोला गया है कि जो ट्विटर मैंने खरीदा है, ये जो ट्विटर की जो चिड़िया मैंने आज़ाद की है, इसका मतलब यहाँ पर यह है कि अब आने वाले टाइम में यहाँ पर अपनी जो भी बातें होंगे लोग यहाँ पर आसानी से रख सकेंगे। यानी कि जैसे डोनाल्ड ट्रंप साहब को क्या किया, बैन कर दिया गया। इसी के साथ में कंगना रनावत के बारे में आप लोगों को यहाँ पर पता है, उनको बैन किया गया। उनकी जो सिचुएशन थी वो पॉलिसी के एक तरीके से फेवर में नहीं थी ट्विटर की, इसलिए उनको बैन कर दिया। अब इलोन मस्क साहब जो हैं वो क्या क्या चेंज यहाँ पर करने वाले हैं वो देखने वाली बात होगी। मोस्ट पावरफुल पर्सन आज के डेट में बोल सकते हैं आप लोग इनको अर्थ के ऊपर, जितने शानदार तरीके से इनके पास में आज के डेट में वेल्थ और इनकी कंपनीज हैं, वो इतना बड़ा इंपैक्ट डाल सकती हैं नॉट ओनली ऑन द यूएसए के जो सिटीजन है उनके ऊपर, बल्कि पूरी पृथ्वी के ऊपर। इतना ज़्यादा पावरफुल ये इंसान आज के डेट में बन चुका है। अगर बात करें ट्विटर के बारे में, तो ट्विटर जो था 2006 में यहाँ पर ये ट्विटर सामने निकल कर आया। जैक डोरसे साहब के द्वारा यहाँ पर इसको स्टार्ट किया गया। और स्टार्टिंग में कुछ भी ऐसी चीज़ें होती हैं ना, इंसान सोचता है कि हाँ ठीक है स्टार्ट कर लेते हैं, वो बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं सोचता है कि पता नहीं बहुत बड़ी कंपनी बन जाएगी, ये हो जाएगा। स्टार्टिंग में बड़ा ही एक सिंपल सा ऐप बनाया गया स्टेटस वगैरह को अपडेट करने के लिए अपने दोस्तों के बीच में, और देखते ही देखते ये कंपनी जो है आज की डेट में जो ये इलोन मस्क के द्वारा 46 बिलियन की आई थिंक यहाँ पर ये पूरी डील आप लोगों को देखने को मिली। तो ये इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं कि कहाँ से निकलकर चीज़ें कहाँ पहुँच जाती है। फर्स्ट जो सीईओ थे उनका नाम आप लोग याद रखिएगा। फिलहाल के जो सीईओ बन गए वो इलोन मस्क बन गए और पराग अग्रवाल को हटाकर ये सीईओ बने, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर न्यूज़ में थे। इलोन मस्क साहब के द्वारा ये बोला गया कि वो चाहते हैं कि इसको अच्छे से इंप्लीमेंट किया जाए, ताकि लोग जो हैं आने वाले टाइम में ढंग से अपना जो एक तरीके से ना मॉडरेशन की नीति लाने की बात कर रहे हैं, तो कंटेंट कितने अच्छे से लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाएगा वो देखने वाली यहाँ पर बात होगी। आज की डेट में अगर आप लोगों से सोशल मीडिया के बारे में कुछ पूछें तो कुछ बातें आप लोग याद रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ पर फेक न्यूज़। ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है आज के डेट में जो कि बहुत सारे लोगों को बर्बाद किए हुए है। फेक न्यूज़, इसी के साथ में लोगों को गलत तरीके से, यानी कि जब भी इलेक्शन वगैरह आते हैं तो लोगों को एक तरीके से अपने फेवर में लाने की कोशिश की जाती है सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके। तो इलेक्शन में यहाँ पर सोशल मीडिया का मिसयूज आप लोगों को होता हुआ नजर आता है, ये देखने को मिलेगा। फेक न्यूज़ तो एक अलग चीज़ है, इसी के साथ में आप लोगों को देखने को मिलेगा ट्रोलिंग भी की जाती है कई सारे लोगों की, खासकर लड़कियों को काफ़ी गलत तरीके से यहाँ पर ट्रोल किया जाता है कई बार। एक तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा कोई लड़की ने फोटो डाल दी तो उल्टे सीधे कमेंट कर दिए, तो वो सारी सिचुएशन यहाँ पर निकल कर आती है। तो ये भी एक काफ़ी बड़ा मुद्दा है यहाँ पर। और इसी के साथ में जो सबसे इंपॉर्टेंट इशू जो आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा वो है प्राइवेसी का इशू। और आप लोगों को पता है आर्टिकल 21 यानी कि अनुच्छेद 21 के तहत प्राइवेसी जो है वो फंडामेंटल राइट बन चुकी है। किस केस के बाद में? सुप्रीम कोर्ट का केस था, याद रखिएगा, केएस पुत्तास्वामी केस के बाद में हमारा जो संविधान है उसके अंदर में आर्टिकल 21 हमारी प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करने के बारे में बात करते हैं। और प्राइवेसी जो है वो हर एक इंडिविजुअल की है, चाहे वो छोटा बच्चा हो चाहे वो बुजुर्ग इंसान हो। तो ये इसके बारे में कुछ ऐसी बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कल को अगर क्वेश्चन बने तो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो अभी यहाँ पर सीईओ साहब बन गए यहाँ पर ये, और ये सारी बेसिक बातें आप लोगों के माइंड में है। जैसे ट्विटर है ऐसा ही एक सिमिलर काइंड ऑफ जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अपने देश का है, उसका नाम आप लोगों को बताना है। उसको ट्विटर के साथ में कंपेयर भी किया जा रहा था रिसेंटली अभी। तो सोशल मीडिया हैंडल को बड़ी ही बुद्धिमत्ता के साथ में यूज़ करो। कोई भी इन्फॉर्मेशन शेयर तभी करनी है, अगर मैं भी कोई चीज़ें शेयर कर रहा हूँ तो आप लोग उसको देखा करो कि वो गलत है या फिर सही है। किसी को भी उस तरीके से आप लोगों को चीज़ें नहीं करनी है शेयर, क्योंकि फेक न्यूज़ जो है बड़ी ही तगड़ी तरीके से शेयर की जाती हैं। तो उनको कोई अच्छी, अगर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जिसमें लोगों की भलाई के बारे में बात की जा रही है, इन्वायरमेंट के बारे में, सेफ्टी के बारे में, तो उस चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये चीज़ें पहुँच सके। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात तो आप लोगों को ये भी देखने को मिलेगी आज की डेट में, जैसे हम लोग पार्लियामेंट के बारे में बात करते हैं, पार्लियामेंट में जो नेता अच्छी बातें करते हैं उसके ऊपर कम नजर रहती है, जो लड़ता झगड़ता है उल्टी सीधी हरकतें करती हैं, इसलिए उस पर मीडिया ज़्यादा फोकस देती है ताकि टीआरपी बटोरी जा सके। तो आज की डेट में सोशल मीडिया जो है वो कहीं ना कहीं पैसे बनाने की मशीन ही बन चुकी है, इसलिए लोग तड़कती भड़कती चीज़ों पर ज़्यादा फोकस देते हैं ताकि सिचुएशन जो है एक तरीके से ऐसी रहे कि हाँ उनका रेवेन्यू जनरेट होता रहे। क्यों? क्योंकि एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री है यहाँ पर ये आज की डेट में, और एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री जो है वो सबसे बड़ी इंडस्ट्री है मार्केट में। किसी भी फील्ड से कोई भी इंसान आएगा अपने प्रोडक्ट का प्रमोट करने के लिए यहाँ पर आकर अपना पैसा इन्वेस्ट करेगा, और पैसा इन्वेस्ट वहीं पर करेगा जहाँ पर सबसे ज़्यादा व्यूअर रहेंगे, और व्यूअर सबसे ज़्यादा वहाँ पर रहेंगे जहाँ तड़क भड़क रहेगा। तो टीआरपी का जो खेल है वो कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर भी कहीं ना कहीं नेगेटिव इंपैक्ट डालता हुआ नजर आता है, क्योंकि जितनी फ्रीडम दे रखी है उसका गलत इस्तेमाल होता हुआ आप लोगों को नजर आएगा।
तो ये कुछ ऐसे बेसिक थॉट हैं जो कि आप लोग कहीं ना कहीं अगर कोई पूछे इंटरव्यू के अंदर भी तो वहां पर भी आप लोग ये बातें रख सकते हैं। और कहीं पर किसी को कुछ चीजें एक्सप्लेन करनी हो तो संविधान का एंगल आप लोग हमेशा ध्यान रखिए, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आप लोग हमेशा ध्यान रखिए। कुछ भी चीज ऐसी नहीं बोलनी है जो कि आउट ऑफ द बॉक्स चली जाए और ये बोले कि ये क्या बोल रहा है इंसान, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट्स और फिगर आप लोगों को पता होने चाहिए, तभी आप लोग अच्छे चीजों का सोल्यूशन निकाल पाओगे, ठीक है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, कोई भी डाउट हो तो बताना, फिर उसको दूर किया जाएगा। ओके, आप लोगों से यहां पर एक क्वेश्चन पूछूंगा मैं कि आप लोगों को पता है आज की डेट में देश की पॉपुलेशन कितनी है। ऑप्शन मैं आप लोगों को देता हूं, आप लोगों के सामने 120 करोड़, 130 करोड़, 140 करोड़ या फिर 150 करोड़। आप लोग इसका आंसर दीजिए, तो तब तक आप लोग कई सारी बातें जान पाएंगे। अभी यहाँ पर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा निकल कर आया, या आप लोग बोल सकते हैं रिपोर्ट निकल कर आई है। तो जो ये पॉपुलेशन है ना यार, इसको देखने के लोगों के तरीके अलग अलग हैं। मुझे अगर आप लोग एक तरीके से पूछो कि पॉपुलेशन को कैसे देखते हो, तो आप लोग यहाँ से कई सारी बातें बोल सकते हो, और ये कई सारी बातें जो हैं आप लोगों को कहीं ना कहीं काम आएंगे अगर आप लोग डिबेट डिस्कशन में बैठते हैं, इवन इंटरव्यू में जाकर बैठते हैं। जैसे कि पॉपुलेशन बोलते हैं कि देश में पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, यार बड़ा खतरनाक है कि आगे आने वाले टाइम में दिक्कत देखने को मिल सकती है। कैसे? जैसे अगर पॉपुलेशन बढ़ती है तो आप लोगों को खाने का साधन चाहिए, यानी कि फूड की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, आप लोगों को कपड़े यानी कि क्लोथ्स की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, आप लोगों को उनको जॉब वगैरह यानी कि एम्प्लॉयमेंट के बारे में आप लोगों को सोचना पड़ेगा, रहने के लिए घर यानी कि हाउस वगैरह वो सब चीज़ें। इसी के साथ में एजुकेशन के लिए इंस्टीट्यूशन बनाने पड़ेंगे, अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल बनाने पड़ेंगे, सड़कें रोड जो है अच्छे से आप लोगों को बनानी पड़ेगी। यानी कि जितनी यहाँ पर पॉपुलेशन होगी उतनी ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट जो है वो बढ़ जाएगी रिसोर्सेज की। रिसोर्सेज तो हमारे पास में लिमिटेड है, हमारी जो पृथ्वी है उसके ऊपर जो पॉपुलेशन है हम लोग उतनी रहने वाले हैं, पर लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा खाना भी उगाना पड़ेगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का पेट भरा जा सके। तो ये इस तरीके से देखा जाएगा तो ये लगता है कि पॉपुलेशन बढ़ना वो एक तरीके से नेगेटिव चीज़ है। अभी जब ऑल ओवर वर्ल्ड में आप लोगों से पूछे कि कितनी पॉपुलेशन होने वाली है, तो लगभग 8 बिलियन दुनिया की पॉपुलेशन अभी होने वाली है, ये अभी एक डेटा बताया गया है। और हमारे देश की पॉपुलेशन अभी यहाँ पर बोला जा रहा है चाइना को क्रॉस करने वाली है। पर लेकिन दूसरी साइड में अगर आप लोग थोड़ा सा देखोगे, मान लीजिए एक घर में एक इंसान है, उसके 4 लड़के हैं। 4 लड़के जो है, एक लड़का जो है उसमें से इंजीनियर है, एक लड़का जो है वो IAS ऑफिसर है, एक लड़का जो है वो IPS ऑफिसर है, और एक लड़का जो आप लोगों को देखने को मिलेगा वो है डॉक्टर। तो आप लोग बोलिए क्या यहाँ पर 4 लड़के जो हैं वो कोई ज़्यादा दिक्कत क्रिएट करेंगे? इस परिवार के ऊपर कोई दिक्कत यहाँ पर निकल कर आएगी? बल्कि लोग ये कहेंगे कि यार वाओ, चारों के चारों देखो एक तरीके से शान है इस घर की। पर लेकिन सोचो, चारों के चारों में से एक भी इंसान जो है वो कोई काम नहीं कर रहा है, सारे के सारे जो है वो खेती में लगे हुए हैं, एग्रीकल्चर में। तो एक तरीके से परिवार जो है वो एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा एक ऐसे पैटर्न में आ जाएगा कि कैसे पेट पालना है, क्योंकि अभी तो ये चारों हैं, कल को चलकर चारों की शादी भी होगी, उनके चारों के बच्चे भी होंगे। तो इस टाइम पर यहाँ पर बर्डन बन गया। आखिर ये मैं आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ, इसके पीछे मैं क्या कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूँ, आप लोग वो समझिए। पॉपुलेशन जो है वो बर्डन बन जाती है जब वो जो है एक तरीके से बोल सकते हैं स्किल्ड नहीं है, यानी कि अगर उसके पास में कोई स्किल नहीं है, अगर वो एक तरीके से अपने आप का पेट भरने के लिए कैपेबल नहीं है, तो फिर वो है देश के ऊपर तो बर्डन बनेगा ही बनेगा। सबसे पहले तो परिवार के ऊपर बर्डन बनेगा, और जो जो परिवार के ऊपर बर्डन बनता चला जाएगा कि जॉब नहीं हो पा रही है, वो सारी चीजें फिर आगे चलकर वो इकोनॉमी के ऊपर काफी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। क्योंकि एक एज रहती है, उस एज में इंसान अगर कोई काम कर लेता है तो सही है। जैसे मान लीजिए एज है इंसान की, अब वो इंसान जो है 50 एज क्रॉस कर चुका है और उसने आज तक कोई जॉब नहीं की है। अब ये इंसान जो है आगे आने वाले टाइम में भी आप लोगों को ये देखने को मिलेगा कि जैसे एज बढ़ने लगती है तो इंसान बीमार होने लगता है, डॉक्टर की रिक्वायरमेंट बढ़ने लगती है, और भी बहुत सारे, तो और खर्चा यहाँ पर बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरीके से दिक्कत बढ़ती है। परिवार में हम लोग रहते हैं तो वहां पर आप लोगों को पता है बड़े ही प्यार से रहते हैं। परिवार में हम लोग ये कभी चीजें फील नहीं करते एक दूसरे को लेकर कि हाँ जैसे कि माँ बाप हो गए बीमार हैं, बच्चे हो गए कोई बीमार है, तो हम लोग मिलकर काम कर लेते हैं। पर लेकिन अगर सोचो वो इंसान जो है अगर ढंग से जॉब की जाती, जिस तरीके से प्रॉपर एक जॉब के साथ में अपनी एक सेविंग करके रिटायर होकर आता, तो कहीं ना कहीं परिवार को सपोर्ट मिलता। हो सकता है वो परिवार आगे चलकर वो कोई अच्छा काम करना चाहता हो, ठीक है, कोई बिजनेस स्टेप करना चाहता हो, कोई अपना अच्छे से कोई एक बच्चों को पढ़ाना चाहता हो, या फिर बहुत सारी चीजें होती हैं वो करना चाहता हो, तो वो कर पाता अगर यहाँ पर ये जो इंसान है, ये इंसान अगर जिंदगी में कुछ अच्छा कर लेता। तो ये जो अभी आप लोगों को मैं बात बता रहा हूँ घर के बारे में, यही चीज सेम आप लोग इंप्लीमेंट कर सकते हैं देश के बारे में। तो इस तरीके से आप लोग समझिए, जब अगर स्किल्ड लेबर फोर्स होगी हमारे पास में तो वो बर्डन नहीं बनेगी, पर लेकिन अगर अनस्किल्ड लेबर फोर्स होगी तो फिर बर्डन बन जाएगी। तो इसलिए बोला जाता है कि हम लोग को ह्यूमन कैपिटल क्रिएट करना है। और वो कैसे होता है? कैपिटल क्या होता है? आप लोग एक मशीन लेकर आए, आप लोग कोई मशीन लेकर आए और आप लोग उस मशीन का यूज कर रहे हैं अपने घर के अंदर में पैसा कमाने के लिए। मान लीजिए आप लोगों ने कोई भी एक ऐसी चीज खरीदे, जूस निकालने की मशीन लेकर आए,
आप लोगों ने जूस निकाला और खुद से पिया, कोई मतलब नहीं है। पर लेकिन आप लोगों ने छोटा सा घर के सामने एक पर्टिकुलर एक सिस्टम बना दिया कि हाँ जूस हम लोग यहाँ पर लोगों को पिलाएंगे, तो यही आप लोगों की मशीन जो है वो कैपिटल बन गई। तो इस तरीके से ह्यूमन यानी कि इंसान को भी कैपिटल बोला जाता है। कब? वो तब बोला जाता है जब वो इंसान को अच्छी एजुकेशन दे दे, अगर हम लोग उस इंसान को अच्छी हेल्थ प्रोवाइड करा दें, यानी कि एक तरीके से हष्ट-पुष्ट रहे, और फिर आगे चलकर वो इंप्लॉयमेंट करना स्टार्ट कर देगा, तो वो परिवार की तो इकोनॉमी बढ़ाएगा ही बढ़ेगा, वो देश को भी आगे लेकर जाएगा। इस तरीके से अगर पॉपुलेशन को देखोगे तो पॉपुलेशन आप लोगों को पॉजिटिव लगेगी। यानी कि चाइना के अंदर अगर बोले सारे के सारे स्किल्ड फोर्स हो जाए, तो आप लोग देखो चाइना कहां पहुंच गया है, ठीक है, कहीं ना कहीं काफी अच्छे से काम किया है। हमारी कंट्री के अंदर अगर स्किल प्रोवाइड करा दें, इसी के लिए गवर्नमेंट के द्वारा स्किल इंडिया प्रोग्राम लेकर आया गया था। तो ये जरूरी है, ये ऐसे कॉन्सेप्ट है जो आप लोगों को पता होंगे, तो आप लोगों को एक तरीके से सामने वाला जब आप लोगों से कोई बातें करेगा तो आप लोगों को लगेगा कि हाँ यार हमें कितना पता है, और आप लोग अच्छे से एक आंसर भी दे पाओगे, और वो चीजें काफी अच्छी होती है। ठीक है, यहां पर अगर बात करें काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि यूपीएससी प्रीलिम्स जीएस पेपर 2 ये ग्लोबल इश्यूज हो उसके अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, वो ये है कि अगर कोई पूछे, कोई क्या, मैं ही आप लोगों से पूछ लेता हूं कि यूनाइटेड नेशन के द्वारा पब्लिश की जाती है एक रिपोर्ट, उस रिपोर्ट का नाम क्या है जिसमें वो पॉपुलेशन के बारे में बताते हैं। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको बोलते हैं वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट। तो एक तरीका प्रोस्पेक्ट है यहाँ पर ये, और इसमें बड़ी खतरनाक बात बोल दी इन्होंने यार वो क्या है, इन्होंने ये बोला कि इंडिया जो है वो चाइना को सरपास कर जाएगा 2023 के अंदर में। यानी कि आज की डेट में दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है चाइना की, चाइना को पीछे छोड़कर इंडिया जो है वो आगे निकल जाएगा 2023 के अंदर, और पूरी दुनिया की जो पॉपुलेशन हो जाएगी वो 8 बिलियन हो जाएगी नवंबर 15 2022 के अंदर ही। यानी कि इतने सारे लोग आप लोगों को दुनिया में देखने को मिलेंगे कि आप लोग उनकी पेट पूर्ति कैसे कर पाओगे, ऐसा यहां पर बोलने की कोशिश की जा रही है। अभी अगर आप लोगों को इंपॉर्टेंट बात बताऊं कि कहां कहां पे कितनी पॉपुलेशन है, तो ये बड़ा ही प्यारा सा चार्ट जो है ये आप लोगों के लिए खोज कर लाया हूं मैं, जो कि आप लोगों को काफी ज्यादा चीजें बताएगा यहां पर। जैसे कि यहां पर 1990 में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन चाइना की, दूसरे नंबर पर इंडिया की, तीसरे नंबर पर यूएसए की, चौथे नंबर पर इंडोनेशिया, और पांचवें नंबर पर है ब्राजील। तो अगर टॉप 5 कंट्री आप लोग यहां पर देखोगे, यही टॉप 5 कंट्री अगर आप लोग 2022 में देखोगे, तो ये जो है यहां पर अगर बात करें, जो चाइना, इंडिया, यूएसए और जो इंडोनेशिया है, ये तो ऐसे के ऐसे ही रहे, पर लेकिन ब्राजील को रिप्लेस कर यहां पर पाकिस्तान आ गया अब यहां पर। ठीक है, अब यही जो इस तरीके से जो चेंज होने वाला है 2050 में चेंज होता हुआ नजर आएगा। इंडिया जो है वो चाइना को रिप्लेस कर देगा। अभी यहां पर आप लोगों को बताया मैंने, यूएसए की पोजीशन वही रहने वाली है, और नाइजीरिया यहां पर टॉप पर निकल कर आएगा, पाकिस्तान वही रहेगा, और इंडोनेशिया जो है वो नीचे पहुंच जाएगा। तो ये एक तरीके से आप लोग समझ सकते हैं कि जिस देश के अंदर में पॉपुलेशन बढ़ रही है, वो देश जो है वो एक तरीके से आने वाले टाइम में उसको ज्यादा रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, और अपने लोगों को और ज्यादा स्किल प्रोवाइड उसको करानी पड़ेगी। तो ये यहां पर आप लोग देख सकते हैं। तो इस रिपोर्ट में बड़ी ही प्यारी प्यारी बातें बताई गई हैं, जिसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, उसके बारे में मैं आप लोगों से अभी यहां पर बातें करूंगा कुछ कुछ। ठीक है, सबसे पहले तो यहां पर जो रिपोर्ट है वो ये बोल रही है कि वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है वो 8.5 बिलियन क्रॉस कर जाएगी 2030 के अंदर में, और ये लगभग 10 बिलियन हो जाएगी पॉपुलेशन 2050 के अंदर में। बहुत बड़ा डेटा होने वाला है ये समझना। अगर आप लोग इस डेटा को चाहते हैं तो आप लोग समझ पाएंगे। 1 बिलियन में अगर मैं आप लोगों से पूछूं कितने करोड़ होते हैं, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा 100 करोड़ आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो यहां पर बात की जा रही है 10 बिलियन के बारे में, तो यानी कि 1000 करोड़। ये इस तरीके से आप लोग यहां पर रुपये के मामले में आप लोग यहां पर इस तरीके से इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो यानी कि पॉपुलेशन जो है वो कहां पहुंचेगी आप लोग एक अंदाजा लगा सकते हैं। इसमें जो बोला जा रहा है कि लगभग 50% ऐसा इंक्रीमेंट होगा ग्लोबल लेवल पर, जो कि कॉन्सेंट्रेट करेगा कहां कहां पर, ये अफ्रीकन देश बोले गए हैं जहां पर काफी ज्यादा चीजें देखने को मिलेगी स्टार्टिंग में। तो जैसे कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इजिप्ट, इथियोपिया, इंडिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान और फिलीपीन। यहां पर पॉपुलेशन जो है वो काफी ज्यादा आप लोगों को जो है बेसिकली यहां पर बढ़ती नजर आ रही है फिलहाल के टाइम पर। यानी कि पॉपुलेशन के ऊपर यहां पर कंट्रोल नहीं है। अपने देश में आप लोगों को पता है अभी कई सारे राज्य जो हैं वो यहां पर 2 चाइल्ड पॉलिसी लेकर आए, और यहां पर वो 2 चाइल्ड पॉलिसी जो है उसका कई सारे लोगों ने क्रिटिसिज्म भी किया, और कई सारे लोगों ने उसको अप्रिशिएट भी किया कि हाँ यार ये बड़ी अच्छी चीज है, इससे हम लोग पॉपुलेशन को जो है कंट्रोल कर पाएंगे और सही तरीके से चीजों को लेकर चल पाएंगे। अगर बात करें जब पॉपुलेशन के बारे में बात करते हैं हम लोग, वैसे तो बात करते रहते हैं कि इसकी पॉपुलेशन वो है, उसकी पॉपुलेशन वो है, पर लेकिन हम लोग इस पॉपुलेशन के चक्कर में वुमेन हेल्थ के बारे में भूल जाते हैं। क्योंकि जितने बच्चों को जन्म देगी एक वुमेन, इतनी ही हेल्थ जो है उसकी हेल्थ पर इंपैक्ट पड़ता है। उसकी जिंदगी के जो प्रोडक्टिव टाइम पीरियड है
वो चला जाता है। अगर एक बच्चे को एक महिला जन्म दे रही है तो लगभग 9 महीने तो पेट में रखा और फिर लगभग 1 साल जो है पूरा आगे आने वाले टाइम में उसको बेसिकली लालन पालन करना पड़ेगा, जैसे हमारी मम्मी ने हमारे लिए किया है। तो यानी कि 2 साल तो जिंदगी में से ऐसे चले जाते हैं जिसको आप लोग काउंट भी नहीं कर सकते अगर एक बच्चे को यहां पर लेकर चला जा सके। तो यानी कि एक तरीके से सबसे ज्यादा टफ पीरियड ये होता है। और अगर एक महिला 2, 3, 4, 5 बच्चों को जन्म दे रही है तो आप लोग ये समझ के चलिए कि एक तरीके से उसकी बॉडी पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा और जो प्रोडक्टिव टाइम पीरियड है उस टाइम पीरियड पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो इसलिए बोला जाता है कि एक महिला को अगर बोला जाए तो यहां पर 2 बच्चे जो होते हैं वो सही तरीके से एक तरीके से उनका लालन पालन भी कर पाते हैं, जितनी महंगाई आज की डेट में देखने को मिलती है। वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है वो अगर बात करें 10.4 बिलियन जो है बोला जा रहा है 2025 जो 80 तक देखने को मिलेगी, ठीक है। और फिर इसके बाद में यहां पर लेवल जो है वो एक तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा, इसी तरीके से नजर आएगा आगे। यानी कहने का मतलब यह कि ऐसा नहीं कि पॉपुलेशन बढ़ती जाती है, जब बर्थ रेट जो है वो ज्यादा होता है यानी कि ज्यादा बच्चे पैदा हो रहे हैं और डेथ रेट जो है वो कम है तो पॉपुलेशन बढ़ेगी। पर लेकिन अगर बर्थ रेट जो है वो कम हो गया और डेथ ज्यादा हो गई, अभी कोविड-19 के टाइम पर आप लोग लगा लो कितने सारे लोगों की डेथ हो गई, तो इस तरीके से कई बार जो है पॉपुलेशन जो है वो डिक्रीज भी आप लोगों को होती है यहां पर नजर आती है। तो पॉपुलेशन इंक्रीज या पॉपुलेशन डिक्रीज के बारे में ये कुछ ऐसी बातें हैं जो कि आप लोग यहां पर कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि इस तरीके से आप लोग इसको चीजों को देख सकते हैं। अभी यहां पर आप लोगों को एक बड़ी इंटरेस्टिंग मैं बात बताऊंगा, दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किन एरिया की है और आगे आने वाले टाइम में जहां पर बढ़ने वाली है। तो अगर दुनिया के एरिया देखोगे तो ईस्ट और सदर्न जो ईस्टर्न एशिया है वहां पर बोला गया कि यहां पर आने वाले टाइम में 20.3 जो बिलियन है, खासकर अगर देखा जाए और बढ़ेगी और 29% है टोटल पॉपुलेशन का। कहां पर बोला मैंने? ईस्टर्न और सदर्न ईस्ट एशिया के अंदर में। तो यहां पर जो ईस्ट हो गया ईस्ट एशिया और सदर्न ईस्ट एशिया, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन जो है यहां पर आप लोगों को प्रेजेंट टाइम पर देखने को मिल रही है। दुनिया की पॉपुलेशन का 29% यहां से निकाल कर लेकर आते हैं। मुझे पता है ये इमेज थोड़ी सी धुंधली है पर लेकिन काम चला लेना। पीपीटी में इसलिए डाली जाती है कि जब पीपीटी आप लोग देखोगे तो आप लोग इसको आराम से एंजॉय कर पाओगे, पीपीटी को जूम कर भी देख सकते हो, ठीक है। तो पीपीटी आप लोग इसीलिए रहता है कि आप लोग उसको आराम से बाद में भी देख सको, आप लोग इसको आराम से जहां पर भी आप लोग कोई डाउट लगे, ठीक है। तो ये आप लोग देख लिया करो। बाकी अगर बात करें यहां पर जो सेंट्रल और जो सदर्न एशिया है वहां के बारे में अगर आप लोग बात करते हैं तो 2.1 बिलियन सेंट्रल और सदर्न एशियन मैंने बोल दिया यहां पर। तो ये सेंट्रल एशियन हो गया और ये सदर्न एशिया जिसमें आप लोगों को इंडिया भी देखने को मिलेगा, यानी कि यह है अपनी प्यारी जो कंट्री है, तो हमारा प्यारा महान भारत। तो यहां पर आप लोग इसको देख सकते हैं। तो ये पर्टिकुलर एरिया की जो पॉपुलेशन है वो इसको मिलाकर सेंट्रल एशिया के साथ में 26% आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी। तो ये बात बोलेगी है, यानी कि चाइना को दूसरे नंबर पर हम लोग छोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे 2023 के अंदर में, और 2050 में जो पॉपुलेशन होगी इंडिया की वो होगी 1.6 बिलियन। यानी कि अभी जो बात करी जा रही है हमारी कंट्री की जो पॉपुलेशन है, जो मैंने आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछा था, वो है लगभग 140 करोड़ के करीब, ठीक है। आने वाले टाइम में यहां पर ये लगभग आप लोगों को 160 करोड़ के करीब हमारी पॉपुलेशन नजर आएगी, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग ये अंदाजा रख सकते हैं। और दुनिया की पॉपुलेशन कितनी है अभी फिलहाल टाइम पर जो ये पॉपुलेशन बढ़ रही है ये बहुत कम है पहले के कंपेयर में। ये बोला जा रहा है कि ये सबसे स्लो रेट है 1950 से। अगर आप लोग इसको देखोगे ना, जैसे पॉपुलेशन बढ़ा करती थी उसके कंपेयर में काफी नीचे आता जा रहा है। यहां पर अगर आप लोग देखोगे तो यहां पर बर्थ रेट देखो, यहां पर सबसे कम बर्थ रेट आप लोगों को देखने को मिल रहा है और डेथ रेट जो है वो बढ़ गया, क्योंकि जब उस टाइम पर यहां पर पैदा हुए होंगे, अब उनकी उम्र हो चली है, बहुत सारे लोगों की डेथ भी हो रही है। उस टाइम पर जो बच्चे पैदा होते थे, सोचो यहां पर जितने सारे यहां पर लोग जो है पैदा हुए होंगे 2000 में, आज की डेट में उनकी एज कितनी हो रखी होगी, तो आप लोग उससे अंदाजा लगा सकते हैं। तो लगभग 22 साल के हो गए। तो इस तरीके से आने वाले 20 साल में और जो है उनकी एज कितनी होगी, तो फिर आगे कैसे कंडीशन चलती है, तो वो सिचुएशन आप लोग समझ सकते हैं। तो किस किस पर्टिकुलर एरिया में कितना एज ग्रुप है, तो वो यहां पर दिखाने की कोशिश की जा रही है। तो इससे आप लोग एक अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या क्या चीजें यहां से निकल कर आती है। अभी यहां पर अगर बात करें तो बोला गया कि आज की डेट में 10 कंट्री लगभग आप लोग ऐसी देखने को मिलेगी जहां से नेट आउटफ्लो हो रहा है मोर देन 1 मिलियन, यानी कि माइग्रेंट। सबसे खतरनाक चीज ये भी होती है, जैसे हमारे देश में से आप लोग देखो बहुत सारे लोग जो है वो दूसरे देशों में काम करने जाते हैं, पर लेकिन आप लोग उसको पॉजिटिव तरीके से भी देख सकते हो, आप लोग उसको नेगेटिव तरीके से भी देख सकते हो। पॉजिटिव तरीके से कैसे देख सकते हो, यहां पर बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आता है। हम लोग बोलते हैं जैसे मान लीजिए आप लोगों ने आईटी में एजुकेशन ली और आप लोग जाकर जो है किसी दूसरे देश में जॉब करने लगे, हम लोग क्या बोलते हैं इसको, यार ब्रेन ड्रेन हो गया। यानी कि हमारे देश में से जो अच्छे खासे लोग थे जो कि अपनी कंट्री में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, वो किसी और देश में काम करने चले गए। दूसरी साइड में आप लोग यहां पर ये बोल सकते हो इसी के पैटर्न को थोड़ा सा उल्टा करके, कि हमारी कंट्री के लोग जो है आज के डेट में दुनिया यानी कि देशों को चला रहे हैं।
यूएसए की नासा के अंदर भी दुनिया भर के लोग आप लोगों को हमारे देश के देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि उनके मन में कहीं ना कहीं तो थोड़ा सा अपने देश के लिए होगा ना। आप लोग सोचो खुद, तो आप लोग आज के डेट में जापान, यूएसए, आप लोग कहीं पर जाकर बैठे हो, अगर जब भी देश की बात आएगी तो दिल धड़केगा, अपने देश के लिए कुछ करने का मन करेगा, अपने देश का कोई इंसान मिल जाए उसके साथ में हम लोग को कुछ ना कुछ अच्छे से सपोर्ट करने का मन करेगा कि हाँ यार हेल्प की जाए। ऐसा आप लोगों को देखने को मिलता है। आप लोग खुद देख लो, अपने गांव से निकल कर आते हो मान लीजिए आप लोग, और आज की डेट में आप लोग किसी सिटी में चले जाते हो तो अपने गांव को कोई मिल जाता है तो अच्छा लगता है दिल को देखकर कि हाँ यार अपना एक तरीके से जान पहचान वाला आदमी मिल गया। तो वही चीजें हैं यहाँ पर। तो इस तरीके से देख सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप लोग उसको कैसे देखना चाहते हैं। तो आउटफ्लो जो है वो टेम्परेरी है, हालांकि कोविड-19 ने सबको उल्टा अपने घरों पे पहुंचा दिया था अभी, ठीक है। पर लेकिन कई बार इनकी वजह से इनसिक्योरिटी होती है। कई बार लोग जो हैं, जैसे कई सारी कंट्री जो हैं, उनको ये लगता है कि बाहर से जो आया तो ये डर लगता है उनको, तो इसको जीनोफोबिया बोलते हैं। मतलब ऐसा जैसे लोग जहां से यहां पर ये लगे कि अब अपने देश में आएंगे तो यहां पर कोई दिक्कतें देखने को मिल सकती है। जो स्पेलिंग आप लोगों को देखने को मिलेगी जीनोफोबिया की, तो यहां पर आप लोग इसको जेड नहीं वैसे बोला जा रहा है, पर लेकिन XE से यहां पर स्टार्ट होगा, XENO, ठीक है। तो ये हो गया जीनो, PHOBIA, तो जीनोफोबिया, ठीक है। तो ये क्या होता है? ये होता है कि एक तरीके से कि किसी अलग इंसान से, अलग कल्चर से डरना कि हाँ यार ये हमारे साथ में आएगा तो कुछ दिक्कत क्रिएट कर देगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई जगह यूज हो जाते हैं, तो एक एक्स्ट्रा वर्ड आप लोगों को मिल गया, इसको आप लोग याद रखिएगा। ग्लोबल जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, बर्थ जो है यहां पर बोला जा रहा है 72.8 है। अगर बात करें ग्लोबल लेवल पर, 72 साल तक के लोग लगभग जी रहे हैं आज की डेट में, यानी कि 72 साल एक एवरेज हो चुकी है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 100 भी क्रॉस कर जा रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो 60 पे भी रह जा रहे हैं। तो एक एवरेज जब निकाला जा रहा है तो यहां पर वो 72 के करीब यहां पर निकल कर आ रहा है। तो एक ये भी आप लोगों के सामने एक अच्छा डेटा है। ये जो अभी रिपोर्ट यहां पर प्रस्तुत की गई है, ये 27वां संस्करण था यहां पर, और जो पॉपुलेशन डिवीजन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सोशल अफेयर है यूएन सेक्रेटरिएट का, उसके द्वारा यहां पर ये प्रस्तुत किया गया। इसी के साथ में यहां पर ये बाई एनियल है, यानी कि 2 साल में एक बार ये प्रस्तुत किया जाता है। 1951 से यहां पर ये प्रक्रिया जो है वो चली हुई आ रही है, ठीक है। तो ये काफी एक तरीके से आप लोग समझ सकते हैं कि ये ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में अगर आप लोगों को आइडिया रहेगा तो आप लोगों को पता चलता रहेगा कि देश दुनिया में क्या चल रहा है, और आप लोग भी समझ पाएंगे कि कैसे कैसे पॉपुलेशन की क्या पॉजिटिव इंपैक्ट है और क्या नेगेटिव इंपैक्ट है। अच्छा, आप लोगों से पूछा जाए जैसे शादी अगर करनी है या फिर नहीं करनी है, वो एक अलग इशू हो गया। अगर शादी होती है तो कितने बच्चे आप लोग पैदा करने चाहेंगे? 1, 2, 3, मतलब आप लोग का क्या एक अंदाजा लगाते हैं ना कई सारे। हाँ, आप लोग जब लवी डबी बातें करते होंगे एक दूसरे के साथ में, अगर कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के जो एक जोनर में चल रहा है कि हाँ इतने बच्चे पैदा करेंगे, ठीक है। कई सारे ऐसे होते हैं जिनको बच्चे पसंद नहीं होते हैं कि नहीं यार कोई बच्चा पैदा नहीं करना है, अपनी जिंदगी अच्छे से एंजॉय करनी है। तो आज की डेट में अलग अलग परसेप्शन है। तो आप लोगों का क्या परसेप्शन है इसको लेकर, और पॉपुलेशन को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं, इसके बारे में आप लोग जरूर बताइएगा। और इसी के साथ में एक बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, इसको अटेम्प्ट कीजिए, देखता हूं कौन सी आंसर दे पाता है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट के बारे में आप लोगों को यहां पर बताना है। पहली स्टेटमेंट में बोला गया है यहां पर कि ये पब्लिश की जाती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। अगर आप लोगों ने ढंग से आर्टिकल सुना है टकटकी लगाकर तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में आप लोगों को मजा आता होगा, ठीक है। और इसी के साथ में अगर आप लोगों ने ढंग से नहीं किया तो फिर आप लोगों को लगेगा यार क्वेश्चन कहां से आ गया। तो इसे बोलता हूं आर्टिकल को टकटकी लगाकर सुनना है। हमारी कंट्री जो है वर्ल्ड में मोस्ट पॉपुलस नेशन है आज की डेट में, मतलब जो होने वाला है 2025 तक होने वाला है। और ग्लोबल की जो पॉपुलेशन बढ़ रही है वो काफी स्लो रेट में है अभी 1950 से अगर देखते हैं, पर फिर भी 5% एनुअली यहां पर बढ़ रही है। कौन सी स्टेटमेंट यहां पर इनकरेक्ट है ये पूछा गया है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। बोला गया 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3 या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो सही आंसर क्या है? ABCFD। वीडियो को पॉज करो और इसका आंसर दो, देखता हूं कौन कौन जो है वो बिल्कुल सही एग्जैक्ट आंसर देता है। तो सारी चीजें हम लोगों ने यहां पर देख ली एक एक कर कहां से ये आर्टिकल आया, क्या क्या चीजें इसके बारे में, कौन सा ये रिपोर्ट थी, की पॉइंट्स उसके क्या थे, किस तरीके से पॉपुलेशन कहां पर कैसे चेंज हो रही है, कैसे बढ़ रही है। तो ये इसके कई सारी चीजें, और इसी के साथ में ये है क्वेश्चन, ठीक है। आंसर क्या है यहां पर? आंसर इसका सी से ही, सॉरी सी नहीं, इसका आंसर है डी से ही, ठीक है। ये है डी से ही आंसर इसका, यानी कि सारी की सारी स्टेटमेंट जो है वो आप लोगों को इनकरेक्ट देखने को मिलेगी। रीजन, ये यूएन के द्वारा पब्लिश की गई, ये यहां पर हम लोग वर्ल्ड में मोस्ट पॉपुलेशन 2023 तक हो जाएंगे और ये 1% है, सारा का सारा यहां पर लिखा हुआ है। तो यहां पर ये इसका आंसर जो है वो डी हो गया, ओके। तो इस तरीके से टॉपिक को तैयार करो यार, लगे कि अब यहां से कोई पूछ लेगा तो भाई साहब कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे उन्हें कहते हैं कि भाई साहब अब यहां से आ जाए, फोड़ देंगे अब तो क्वेश्चन को, ठीक है। तो वो वाली चीजें होनी चाहिए। फीडबैक जरूर दिया करो, लाइक या डिसलाइक कर जैसा भी आप लोगों को लगता है तो आप लोग बता सकते हो, ओके। दोस्तों ये आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट है और हेल्थ के बारे में यहाँ पर आप लोगों से बात करूंगा, और वो भी बात की जा रही है पोलियो वायरस के बारे में। आप लोगों ने अक्सर अमिताभ बच्चन जी को सुना होगा, 2 बूंद जिंदगी की पिलाते हुए बच्चों को,
और वो काफ़ी बड़ा अवेयरनेस का प्रोग्राम फैलाया गया ताकि हमारे देश में से पोलियो जैसी खतरनाक बीमारी जो है उसको मिटाया जा सके। ये कहाँ से आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं, तो यूपीएससी प्रीलिम्स से भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है और जीएस पेपर 2 के अंदर हेल्थ का जो टॉपिक है वहाँ से भी आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन कैसे बन जाएगा एग्जाम में अगर आप लोगों से बात की जाए, जैसे मैं ही पूछ लूँ अगर आप लोगों से ये बताओ कि हमारी कंट्री में कब पोलियो फ्री सर्टिफिकेशन हमारे देश को मिला, यानी कि हमारा देश आज की डेट में पोलियो फ्री देश है, यानी कि हमारी कंट्री को सर्टिफिकेट मिल चुका है। अब क्वेश्चन तो ये भी बन सकता है कि कौन देता है सर्टिफिकेट, पर लेकिन यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो अभी आप लोगों को बस ईयर बताना है कि कौन से ईयर में हम लोग को ये सर्टिफिकेशन मिला। ये इतनी खतरनाक बीमारी थी कि इसके लिए ऑलरेडी डे भी डिक्लेयर किया गया था जिसको वर्ल्ड पोलियो डे बोलते हैं। तो वर्ल्ड पोलियो डे भी यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है ताकि इस बीमारी को मिटाया जा सके। तो ये जो डे है वो किस दिन सेलिब्रेट करते हैं ये भी आप लोगों को बताना है। और इवन अगर मैं आप लोगों से बात करूं 2016 में यूपीएससी के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया एक पर्टिकुलर मिशन से जिसको बोलते हैं मिशन इंद्रधनुष। और ये मिशन इंद्रधनुष जो है यहाँ पर ये आप लोगों को कई सारी बीमारियों को ठीक करने का काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पर इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर आर्टिकल के अंदर आप लोगों को मिलेंगे। तो टकटकी लगाकर आर्टिकल को आप लोगों को सुनना है, जो भी डाउट होगा उसको पूछते हुए चलेगा, डाउट लेकर यहां से नहीं जाना है, ठीक है। पोलियो एक ऐसी खतरनाक बीमारी है जो कि इंसान के एक पूरी बॉडी का जो नर्वस सिस्टम है उसको बेकार कर दे। आज जिस तरीके से आप लोग देखते हैं कि हाथ पैर जो हैं वो बिल्कुल एक तरीके से बेकार हो जाएं, ऐसी कोई सिचुएशन यहाँ पर देखने को मिले। आप लोग बोलोगे कि एकदम कहाँ से याद आ गई ये पोलियो की बीमारी, क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि कोलकाता के अंदर अभी यहाँ पर कुछ सैंपल लिख रहे हैं जिनको देखा गया ये पोलियो है, ठीक है, कि एक पर्टिकुलर बच्चे को जो बीमारी भी लगती है तो वहाँ पर उसको चेक किया गया। तो ये एक अच्छी बात देखने को मिली कि वो वाइल्ड पोलियो नहीं थी, यानी कि जो खतरनाक लेवल पे पोलियो देखने को मिलती है वो नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जब बोला गया नॉट वाइल्ड पोलियो बट वैक्सीन ड्राइव्ड पोलियो वायरस, देखिए यहाँ पर आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, ये काफी इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है जो आप लोग सुनकर हालांकि हैरान भी होंगे। जब भी कोई वैक्सीन बनाई जाती है तो उसका मतलब होता है कि ये जो वैक्सीन है ये बीमारी को होने से पहले ही ठीक करेगी, यानी कि किसी बच्चे को आप लोग वैक्सीन दे रहे हैं ताकि उसको पोलियो की बीमारी न हो। बिल्कुल ऐसे जैसे कोविड-19 के टाइम पर क्या किया गया, अलग अलग बच्चों को दवाइयाँ दी गई, बुजुर्गों को दवाइयाँ दी गई, मैंने भी अपने डोज लिए, आप लोगों ने भी अपने डोज लिए। तो इसका बेसिक पर्पज ये था कि ताकि हम लोग को कोविड-19 की बीमारी जो है वो न लग सके। पर लेकिन क्या आप लोगों को पता था कई सारी जो दवाइयाँ बनाई गई थी उसके नीचे उसके अंदर में कोविड-19 का ही डाइल्यूटेड वर्जन, यानी कि वायरस का डाइल्यूटेड वर्जन डाला गया था उसमें, ताकि वो हमारी बॉडी के अंदर डाला जाए। और वो एक तरीके से नहीं बोल सकते वायरस को बहुत ही कम मात्रा में बॉडी के अंदर डालना। आखिर ऐसा क्यों करते हैं? देखिए हमारी बॉडी के अंदर ना एक इम्यून सिस्टम होता है, वो क्या करता है, वो किसी भी बीमारी से लड़ने का काम करता है। पर लेकिन वो पर्टिकुलर बीमारी के लिए बॉडी के अंदर डेवलप होता है जब कोई वायरस हमारी बॉडी के ऊपर एक तरीके से अटैक करता है। तो जैसे ही हमारी बॉडी में ये वैक्सीन दी जाती है उसमें मरा हुआ वायरस रहता है या फिर काफ़ी डाइल्यूटेड वायरस रहता है, तो जैसे ही वो हमारी बॉडी के अंदर जाता है तो हमारा इम्यून सिस्टम उसके साथ में लड़ना स्टार्ट कर देता है और अपनी ताकत बढ़ाना स्टार्ट कर देता है उस पर्टिकुलर बीमारी को लेकर। तो जैसे ही मरा हुआ है इसके लिए हमारी बॉडी में एक इम्यून सिस्टम जो है वो क्रिएट हो गया। अब अगर जीवित और ताकतवर भी आएगा तो हमारी बॉडी ऑलरेडी इम्यून सिस्टम क्रिएट कर चुकी है उसके साथ में लड़ने के लिए। तो ये वैक्सीन क्या काम करती है, वैक्सीन हमारी बॉडी में वो इम्यून सिस्टम को डेवलप करने का काम करती है। पर लेकिन किसी इंसान का इम्यून सिस्टम इतना ज़्यादा खतरनाक हो, इतना ज़्यादा बेकार हो कि जो वैक्सीन दी जा रही है वो वैक्सीन भी इतनी ज़्यादा खतरनाक हो कि उस वैक्सीन को भी ना सहन कर पाए, तो ये सिचुएशन देखने को मिलेगी। या फिर वैक्सीन में जो वायरस का डोज हो वो थोड़ा सा ज़्यादा हो तो वो भी प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट कर सकता है। तो कई सारी ऐसी दवाइयाँ थी जो कि यहाँ पर वैक्सीन ड्राइड पोलियो वायरस, यानी कि जो वैक्सीन जो दी जा रही है उसी से पोलियो वायरस यहाँ पर हो गया, तो वो डिटेक्ट किया गया यहाँ पर। ये जो यहाँ पर डिटेक्ट किया गया कई सारे जो यहाँ पर एक तरीके से नहीं, जो यहाँ पर जो ये पर्टिकुलर जो एरिया होते हैं खासकर जहाँ गंदगी होती है नाले वगैरह वहाँ पर, तो इस तरीके से सीवेज सैंपल के थ्रू यहाँ पर निकाला गया कोलकाता के अंदर में, जहाँ से ये नमूने निकल कर आए। और फिर यहाँ पर इनको देखा गया इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, तो इनके द्वारा यहाँ पर चेक किया गया। कहाँ पर है? ये मुंबई के अंदर में है। और फिर यहाँ पर इसको डिस्कस भी किया गया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो यहाँ पर देखिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को इन्फॉर्म करना जरूरी रहता है। यहाँ पर इस तरीके का कोई इशू निकल कर आता है
क्योंकि वो बीमारी उस देश से किसी और देश में न फैले। अभी आप लोगों ने देखा चाइना ने क्या बदतमीजी काटी, जब कोविड-19 हुआ तो चाइना ने किसी को बताया नहीं, अब चाइना ने किसी को बताया नहीं और वो दान में सारे देशों को दे दिया। अब उस टाइम पर चाइना जो है बिल्कुल मैन्युफैक्चरिंग हब बना हुआ था। अब कोई भी देश जो है वो चाइना के ऊपर डिपेंडेंट था, कोई भी प्रोडक्ट आप लोग यूज कर रहे हैं उसके ऊपर मेड इन चाइना लिखा हुआ आप लोगों को मिलता था। पर लेकिन अब समझ में आ गया कि यहाँ पर जब यहाँ पर कोई दुनिया भर की फ्लाइट चाइना से आ रही है जा रही है और चाइना वायरस को छुपाए बैठा है, जब दुनिया भर में वो फैल चुका था तब चाइना को लगा कि अब तेरी झूठ जो है वो छुप नहीं पाएगा, अब तुझे ना पोल खोलनी चाहिए। तो तब जाकर इसने बताया कि हाँ भाई साहब हमारा ही बच्चा है ये जो कि दुनिया को परेशान कर रहा है। तो ये इशू आप लोगों को देखने को मिला। तो अगर पहले ही चाइना बता देता तो पहले सतर्क हो जाते तो ये वायरस इतना ना फैलता, चीज़ों को कंट्रोल किया जाता। हालांकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी थोड़ी लापरवाही बरती, वो भी बात है यहाँ पर। तो एक तरीके से कंट्री वेयर आप लोग देखते हैं दवाई दी जाती है ओरल पोलियो वैक्सीन जो कि दी जाती है। ओरल मतलब मुंह में जो नहीं 2 बूंद जिंदगी के डाली जाती है, तो बच्चों को दिए गए काफी लार्ज स्केल पर, तो उसी से ड्राइव्ड कई बार बच्चों को पोलियो वायरस की बीमारी हो जाती है। तो उसी के बारे में बात की जा रही है। नॉर्मली अगर बात करें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो यहाँ पर पोलियो जो है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है, जिसको पोलियो या फिर यहाँ पर पोलियो माइलेटिस, ये आप लोग देखते हैं हाईली इन्फेक्टेड जो वायरस है जो यहाँ पर बॉडी बच्चों की इंपैक्ट करता है। ये अलग अलग कैटेगरी में डालते हैं इसके इंपैक्ट के हिसाब से। इसको पोलियो वायरस टाइप 1, पोलियो वायरस टाइप 2 या फिर पोलियो वायरस टाइप 3 के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ट्रांसमिशन जो रहता है वो पर्सन से पर्सन भी आप लोगों को यहाँ पर इसका देखने को मिल जाता है। और बाकी गंदगी में रहना या फिर एक तरीके से सही खाना ना खाना, कॉन्टेमिनेटेड यानी सड़ा गला खाना खाना, तो नर्वस सिस्टम को पैरालाइज कर देते हैं। आप लोगों ने अभी देखा जैसे जस्टिन बीबर, ठीक है, क्या हुआ, उसका आधा फेस जो था वो पैरालाइज हो गया। तो होता क्या है नॉर्मली इस तरीके से बॉडी जो है वो पैरालाइज हो जाती है, यहाँ पर एक तरीके से काम करना बंद कर देती है। जैसे हाथ है उन्होंने काम करना बंद कर दिया, जैसे यहाँ पर बैसाखी लेकर चलना पड़ रहा है, क्यों, क्योंकि पैर काम ही नहीं कर रहे हैं, तो बॉडी को पैरालिसिस मार जाता है। नर्वस सिस्टम जो है वो एक तरीके से काम करना बंद कर देता है। सिम्टम्स स्टार्टिंग में आते हैं काफी खतरनाक, जैसे फीवर आ गया, थकान, वोमिटिंग, ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इसीलिए मैं आप लोगों को यार हमेशा बोलता हूं आज की डेट में कोई भी थोड़ी सी भी बीमारी अगर आप लोगों को देखने को नहीं मिला ना, देखने को मिले तो तुरंत डॉक्टर के साथ में कांटेक्ट करो। पता चला वो क्या इशू क्रिएट करके चली गई और दुनिया भर के लोगों की जान जाती है, हम लोग लापरवाही करते हैं। अक्सर घर में अगर आप लोगों को थोड़ी सा भी बीमारी हो जाए ना, माँ बाप आप लोगों को तुरंत उठा के ले जाते हैं कि हाँ डॉक्टर के पास में हो जाए। पर लेकिन अगर बात करें माँ बाप खुद जो है वो अपना इलाज नहीं कराते हैं, वो उसको इग्नोर करते रहते हैं। तो ये आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, घर में मम्मी पापा बाबा दादी अगर किसी को जरा सा भी बीमारी हो तो आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोग उनको बोलो कि डॉक्टर के जाए या फिर डॉक्टर को के पास में उनको लेकर जाओ या फिर डॉक्टर को घर पर लेकर आओ, जैसे भी कर सकते हो, पर अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों को निभानी है। क्यों, क्योंकि आगे चलकर पता चला जरा सी लापरवाही जो है इंसान की जान लेकर चलेगी तो फिर बड़ा पछताओगे और फिर उसका कोई मतलब रह नहीं जाता है, ठीक है। अगर बात करें सबसे खतरनाक चीज तो यह है, ये जो पोलियो की बीमारी है ना, इसका कोई इलाज नहीं है, बस इसको प्रिवेंट किया जा सकता है, यानी कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी कि आप लोग बच सकते हैं इस बीमारी से, पर होने के बाद में इसका इलाज नहीं कर सकते। इसीलिए इसके लिए वैक्सीन आप लोगों को देखने को मिलती है, मेडिसिन नहीं। मेडिसिन क्या होता है, बीमारी हो गई उसको ठीक करना है, ये ठीक नहीं करती है, रोकथाम थोड़ा बहुत कर सकती है, पर लेकिन यहां पर मेन चीज है वो है आप लोगों को इम्यूनाइजेशन का काम यहां पर चलता है, ठीक है। यानी कि इम्यूनाइजेशन जो है वो यहां पर अगर आप लोगों का इम्यून सिस्टम सही है तो चीजें फिर आप लोगों की सही चलेगी। अगर बात करें यहां पर वैक्सीन के बारे में तो ओरल पोलियो वैक्सीन यहां पर दी जाती है और इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन दी जाती है। इंजेक्टेबल यानी कि एक तरीके से जिस तरीके से इंजेक्शन वगैरह दिए जाते हैं, और ओरल जैसे 2-3 बूंद जिंदगी की दी जाती है जो कि आप लोगों ने नॉर्मल देखी है, तो वो यहां पर प्रोवाइड कराई जाती है। हमारी कंट्री का पोलियो के साथ में अगर रिश्ता पूछे कैसा था तो ये काफी इंटरेस्टिंग है। आप लोग याद रखिएगा कि हमारा देश जो है वो यहां पर पोलियो वायरस से फिर हुआ था, तो रिसीव किया फ्री पोलियो वायरस सर्टिफिकेट। तो पोलियो फ्री सर्टिफिकेट हम लोग को WHO के द्वारा दिया गया और वो भी 2014 में। और ये ऐसा नहीं कि एक ही दम दिया जाता है, जैसे 2014 में तो सर्टिफिकेट मिला, पर लेकिन 2011 से हमारे देश में केसेस आने बंद हो गए, तो 3 साल तक का यहां पर इनके द्वारा चेक किया गया, अच्छा केस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, तो 3 साल तक केस नहीं आए। तो 2011 से लेके 2014 तक का जो टाइम ड्यूरेशन था उसमें केस नहीं आए, फिर 2014 में जाकर ये सर्टिफिकेट दिया गया, यानी कि ठोक पीट कर चेक कर कर जब ये सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो पोलियो जो कैंपेन है हमारे देश में काफी लार्ज स्केल पर चलाया गया और आज तक भी यहाँ पर 2 बूंद जिंदगी के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो लास्ट जो केस था जो वाइल्ड पोलियो का यहाँ पर ये एक तरीके से मिला था 13 जनवरी 2011 यानी कि 2011 में यहाँ पर देखने को मिला था। तो यहाँ से एक अंदाजा आप लोग लगा सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर जो मुद्दा चला तो 2014 में जाकर फिर यहाँ पर हम लोग को ये सर्टिफिकेट मिला, और यहाँ से अक्सर क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। तो ये हमारी कंट्री से कई बार तो यहाँ पर लोग सीखने भी आते हैं कैसे इतनी खतरनाक बीमारी को हम लोगों ने कंट्रोल किया।
पोलियो इरेडिकेशन इनिशिएटिव के बारे में बात करें, यानी कि पोलियो बीमारी को जब खत्म करने की बात आई तो यार ये किसी अकेले इंसान के बस की बात नहीं थी। सबसे पहले तो ग्लोबल लेवल पर यहां पर ये पूरा प्रोग्राम चलाया गया, क्योंकि ये ऐसी बीमारी है कि हमारे देश में अकेले में नहीं थी यहां पर ये। तो 1988 में यहां पर ग्लोबल पोलियो इरेडिकेशन इनिशिएटिव यहां पर स्टार्ट किया गया। तो प्यारा सा क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लेंगे एक सेकंड के अंदर में कि ग्लोबल पोलियो इरेडिकेशन जो प्रोग्राम है यहां पर ये इनिशिएटिव है वो किसके द्वारा चलाया गया? तो ये चलाया गया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। दूसरा क्वेश्चन यहां पर ये पूछ जाएगा किस ईयर में चलाया गया? तो याद रखिएगा 1988 में यहां पर ये चलाया गया। आज की डेट में 80% के जो वर्ल्ड जो पॉपुलेशन है यहाँ पर, ठीक है, तो वो एक तरीके से ऐसे एरिया में रहती है जहां पोलियो फ्री सर्टिफिकेशन मिल चुका है। यानी कि मैक्सिमम देश जो है वो आज के डेट में पोलियो फ्री सर्टिफिकेशन की कैटेगरी में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। पर कुछ एरिया ऐसे हैं जैसे पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, आज की डेट में भी यहाँ पर कई सारे केसेस आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। अगर बात करूं अगर बात करूं यहां पर पोलियो के डे के बारे में, तो यहां पर वर्ल्ड पोलियो डे जो है वो 24 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। और लास्ट टाइम 2021 में जो सेलिब्रेट किया गया तो डिलीवरिंग ऑन ए प्रोमिस, यानी कि यहां पर एक तरीके से प्रोमिस रखा गया, उसको डिलीवर कर रहे हैं, जो बोला वही कर रहे हैं। तो यहां पर ये आप लोगों की थीम रही। हालांकि जो अब की साल की होगी यहां पर 2022 में आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो तब उसका सर्टिफिकेट यहां पर बेसिकली तब उसकी थीम आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो यहां पर वो अब की बार की होगी, यानी कि अब की बार अब तक का जो अक्टूबर तक का जो भी एग्जाम होंगे तब में आप लोगों को ये थीम याद रखनी है। इंडिया के अंदर अलग से इनिशिएटिव चलाए गए, जैसे प्लस पोलियो प्रोग्राम चलाए गए। इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 2.0 चलाया गया। इम्यूनाइजेशन जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम लॉन्च किया गया 1985 में। आप लोग देखते हैं यहाँ पर हमारी कंट्री में इम्यूनाइजेशन के ऊपर पहले से ही काम करना स्टार्ट कर दिया था। इवन जब यहाँ पर ग्लोबल लेवल पर काम करना स्टार्ट किया उससे पहले हम लोग काम कर चुके थे। क्यों? क्योंकि हम लोग चाह रहे थे कि ये जो बीमारी है हमारे देश में से खत्म हो, ये बहुत सारे बच्चों को बर्बाद कर रही थी। आप लोगों ने देखा, मैंने बताया अभी साफ सफाई रखना काफी ज्यादा जरूरी है। इम्यूनाइजेशन जो प्रोग्राम है यहाँ पर वो यहाँ पर बेसिकली एक तरीके से इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन यहाँ पर बोला गया कि वायरस को इनएक्टिवेटेड करके दिया जाता था। 3 डोज यहाँ पर और 1 एक्स्ट्रा देने की बात की गई, यानी कि एक तरीके से 2, 3, 5 मंथ के जो ओल्ड यहाँ पर जो डोज है वो यहाँ पर प्रोवाइड कराएं, मतलब शेड्यूल रखे गए प्रॉपर, एक प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में साफ सफाई रखनी है, पानी को उबाल कर पीना है, ठीक है, ये सारी जो भी फल फ्रूट्स लेकर आए उसको प्रॉपर वे में आप लोगों को चेक करना है। तो सारा प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में हमारे देश में ये प्रोग्राम चलाए गए। इवन जैसे मैंने बोला मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा मिशन इंद्रधनुष लॉन्च किया गया और इसमें भी पोलियो के टीके यहां पर लगाए गए। हालांकि यहां पर बहुत सारी और भी बीमारी थी, तो यहां पर पोलियो को भी अलग से फोकस यहां पर दिया गया। टेटेनस हो गया, चाइल्डहुड टीबी हो गया, ठीक है, मिजल्स हो गया, हेपेटाइटिस बी, तो बाकी बहुत सारी बीमारी थी पर पोलियो के ऊपर भी यहां पर फोकस दिया गया। फिर इंटेंसिफाइड प्रोग्राम लाया गया, तो यहां पर भी अब तक ये चीजें चली हुई आ रही हैं। अभी आप लोगों को पता है कि प्रोएक्टिव गवर्नमेंट एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन प्रगति एक ऐसा सिस्टम है हमारे देश में जिसमें हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो चेक करते हैं कि भाई साहब किस तरीके से काम कर रहे हो, वहीं कि मैं आप लोगों को डेली रेगुलरली चेक करने लगूं कि आप लोग किस तरीके से चीजों को लेकर चल रहे हैं। तो ऐसा आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब यहां पर एक ऑर्गेनाइजेशन भी आप लोगों का कवर करना बनता है जो ये सारा खेल खेलता है, वो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। शॉर्ट फॉर्म में आप लोग इसको WHO बोल देते हो। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में क्वेश्चन बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप लोगों को पता है कोविड-19 के टाइम पर भी न्यूज में रहा, और वैसे तो आप लोगों ने देखा ही है कि अभी ऑर्गेनाइजेशन से कई सारे क्वेश्चन भी बन जाते हैं, स्टेटमेंट देकर डायरेक्ट पूछ लेते हैं। तो वर्ल्ड यानी कि दुनियादारी के लेवल पर ये हेल्थ को ध्यान रखती है, कैसे चल रही है उसके बारे में बातें करती है। WHO इसको बोलते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। पब्लिक हेल्थ के बारे में यहां पर बात करती है। यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो ग्रुप है उसका ये पार्ट है। जनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। टोटल मिलाकर ऑल ओवर वर्ल्ड में इसके 6 ऑफिस है। इंटरेस्टिंग जो क्वेश्चन बन सकता है, साउथ ईस्ट एशिया में जो इसका ऑफिस है वो है न्यू दिल्ली के अंदर में, बाकी अफ्रीका में है कोंगो के अंदर में, यूरोप में है डेनमार्क के अंदर में, ईस्टर्न मेडिटेरेनियन में है इजिप्ट के अंदर में, वेस्ट पैसिफिक रीजन में है फिलीपीन के अंदर में, अमेरिका है यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो ये तो है देश के नाम, मतलब देश नहीं रीजन के नाम, और ये है देश के नाम जहां पर इसके हेडक्वार्टर है। तो हमारे देश के अंदर भी इसका एक हेडक्वार्टर है, वो याद रखिएगा। टोटल 6 हेडक्वार्टर है दुनिया में, और बाकी जनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर इसका मेन हेडक्वार्टर आप लोगों को देखने को मिलता ही है। इसके अलावा 6 ऑफिस आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ये याद रखिएगा। इसको इंक्लूड करके नहीं टोटल 7 हो गए, ठीक है, और 7 ऑफिस हो गए। और 7 अप्रैल को यहां पर ये आप लोगों को पता है कि स्टेब्लिश किया गया। तो इसी के चलते यहां पर वर्ल्ड हेल्थ डे जो है वो 7 अप्रैल को ही सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। तो यहां पर ये भी एक क्वेश्चन आप लोगों से कई बार बन जाता है। एक इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनते हैं यहां से वो है कि वर्ल्ड हेल्थ जो रिपोर्ट है वो कौन प्रस्तुत करता है? तो याद रखिएगा वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट जो है वो प्रस्तुत करता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो यहां पर ये वाली रिपोर्ट जो है वो इसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है, ओके।
तो बड़ा ही प्यारा सा एक आर्टिकल था जिसमें सारी बातें मैंने एक एक कर आप लोगों को डिस्कस कर दी। अब कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, न्यूज में क्यों था वो भी आप लोगों को यहाँ पर बता दिया। मेडिसिन के बारे में, कुछ प्रोग्राम्स के बारे में इंटरनेशनल नेशनल लेवल पर, पोलियो से रिलेटेड क्या क्या चीजें हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी हम लोगों ने जान लिया। अब यहाँ पर आप लोगों के सामने मिशन इंद्रधनुष लॉन्च किया गया था। तो इम्यूनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन एंड द प्रेग्नेंट वुमेन बोला गया, कंस्ट्रक्शन ऑफ द स्मार्ट सिटी, नेक्स्ट बोला गया इंडिया ऑन सर्च फॉर द अर्थ लाइक जो प्लानट है, या फिर न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो है ना कहानी खराब ठीक है, थोड़ा सा भी अगर पता होगा तो आंसर इस तरीके से अटेम्प्ट कर लें, तो आंसर यहाँ पर ए हो गया। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर बोला गया कि इसके बारे में कि कौन सी ईयर में हमको फ्री सर्टिफिकेट मिला। तो अगर थोड़ा सा और स्मार्ट तरीके से क्वेश्चन फ्रेम किया जाए तो यहाँ पर मान लीजिए 11 दे दिया, यहाँ पर 12 दे दिया, 13 दे दिया और 14 दे दिया। तो कई सारे लोगों को लगे यार 11 में किया गया था, पर लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, तो 3 साल बाद यानी कि 14 में यहाँ पर इसको किया गया, तो आंसर इसका सी हो गया। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। और एक और छोटा सा क्वेश्चन कि वर्ल्ड पोलियो डे जो है ये आप लोगों को बतानी है, अभी मैंने डिस्कस किया डिटेल में आप लोगों से। डेट कौन सी है? 24 अक्टूबर। ठीक है, तो आप लोगों से यहाँ पर डिस्कस किया डिटेल में और थीम भी आप लोगों को बताई। तो इस तरीके से यार टॉपिक को तैयार करो कि कोई भी क्वेश्चन, चाहे आप लोगों का यूपीएससी क्वेश्चन हो चाहे नॉर्मल क्वेश्चन हो, एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। ये बेसिक पर्पज है। और इस तरीके से पढ़ो यार कि आप लोग किसी को पढ़ा भी सको, और रिकॉल जरूर किया करो जो भी आप लोग सीख लो, ताकि एक बार आप लोग उसको लंबे समय तक याद रख पाओ। ये डिफेंस से रिलेटेड यहाँ पर न्यूज है और बात की जा रही है गरुड़ा एक्सरसाइज के बारे में। तो यहाँ पर याद रखिएगा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। 7वें नंबर की ये अभी आप लोगों को जोधपुर के अंदर एयरफोर्स स्टेशन पर यहाँ पर देखने को मिली। तो डिफेंस के साथ में आप लोग इसको कनेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स और फ्रांस के साथ में आप लोगों को नजर आएगी। इसके ऊपर क्वेश्चन आप लोगों को आगे भी देखने को मिलेगा जो कि आप लोगों से पूछा जा सकता है, और इसी के साथ में यहाँ पर भी आप लोगों से एक क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, 7th एडिशन है, इंडिया और फ्रांस के बीच में ये एक्सरसाइज देखने को मिलती है, और इंडिया और फ्रांस के बीच में यहाँ पर वरुणा, ये आप लोग याद रखिएगा, नेवल एक्सरसाइज है। ठीक है, इसी के साथ में डेजर्ट नाइट 21 एयर एक्सरसाइज देखने को मिलेगी, और शक्ति आर्मी एक्सरसाइज है। यानी कि फ्रांस के साथ में कैसे मिलकर हम लोग काम कर सकते हैं, तो ऐसी एक्सरसाइज आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। फ्रांस एक कंट्री है यहाँ पर जिसके साथ में अच्छे रिलेशन रखने जरूरी है, क्योंकि एक आइलैंड है रीयूनियन करके यहाँ पर इंडियन ओशन के अंदर में, तो इसलिए फ्रांस के साथ में अच्छे रिलेशन यहाँ पर जब रहेंगे तो यहाँ पर फ्रांस की प्रेजेंस इंडियन ओशन के अंदर भी हमको सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। इसकी वजह से भी यहाँ पर कई सारे फायदे आप लोगों को देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें हैं जो कि आप लोग इसके बारे में याद रखिएगा। बेसिक पर्पज क्या रहता है इसी डिफेंस एक्सरसाइज का? एक दूसरे के साथ में मिलकर काम कर सकें, अच्छे से चीजों को ऑपरेट कर सकें, कोई भी दिक्कत हो तो एक दूसरे को सपोर्ट कर सकें। और फ्रांस काफी लार्ज स्केल पर हम लोग को कई सारे डिफेंस इक्विपमेंट भी देता है। रफाल के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, तो ये सही कई सारी चीजें हैं जो फ्रांस से हम लोग लेकर आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है आप लोग के सामने यहाँ पर ये वरुणा, इसी के साथ में डेजर्ट नाइट, नेक्स्ट यहाँ पर शक्ति, कौन कौन सी एक्सरसाइज है यहाँ पर ये बताना है, करेक्टली मैच करना है। ओनली पेयर 1, ओनली पेयर 2, ऑल 3, या फिर नन ऑफ द अबव, यानी कि किसके साथ में मैच यहाँ पर कर रहे हैं, तो ये आप लोगों को बताना है। तो अभी आप लोगों को डिटेल में मैंने बताया, तो आंसर ये है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ऐसे यहाँ पर मैच कर लेना। ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से कई बार पूछने को मिल जाते हैं, तो अगर चीजें माइंड में क्लियर होगी तो फिर आप लोगों को इन चीजों को लेकर डाउट नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, तो कोई भी डाउट आप लोगों को इन चीजों को लेकर नहीं होना चाहिए। ये काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जिसके बारे में मैं थोड़ा सा डिटेल में आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं, और इसके चलते एक और आर्टिकल आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा जो कि ट्यूबरक्लोसिस से ही होगा, वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए उसके बारे में बेसिकली। ठीक है, सबसे पहले अगर बात करें तो ट्यूबरक्लोसिस के बारे में, तो आप लोगों के सामने यहाँ पर क्वेश्चन भी है। बोला जा रहा है कि बहुत सारे एफर्ट हमारे देश में लगाए गए हैं ट्यूबरक्लोसिस को खत्म करने के लिए, पर लेकिन ऐसी प्रॉब्लम है जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, हम लोग इसको इरेडिकेट नहीं कर पा रहे। तो क्या क्या चैलेंजेस आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलते हैं ट्यूबरक्लोसिस के बारे में जब आप लोगों से पूछा जाता है? तो ठीक है, अभी यहाँ पर जो पर्टिकुलर क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है वो ये है कि अराउंड द वर्ल्ड लगभग 10.6 मिलियन जो लोग हैं वो आज की डेट में टीबी से यहाँ पर ग्रसित हैं। इनकी संख्या जो है वो अभी रिसेंटली इंक्रीज भी हुई थी, अगर बात करें इंक्रीज हुआ था 4.5 से, ठीक है, 2020 के कंपेयर में, और 1.6 मिलियन पेशेंट जो हैं उनकी डेथ भी हो गई थी। ये कौन बताता है? ग्लोबल टीबी रिपोर्ट जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा प्रस्तुत की जाती है, वो यहाँ पर बताती है। अभी हमारे देश के अंदर अगर बात करोगे तो काफी ज्यादा यहाँ पर अभी चीजें घटती हुई नजर आई है। दुनिया में जो ये टीबी घटी है वो लगभग आई थिंक 11-12 के करीब है शायद, ठीक है, और इंडिया के अंदर में जो यहाँ पर ये टीबी घटी है वो बेसिकली यहाँ पर काफी लार्ज स्केल पर हमारे देश के अंदर में टीबी जो है वो काफी कम हुई है। यानी कि इंडिया के कंपेयर में अगर आप लोग दूसरे देश में देखोगे जो ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी है वो काफी अच्छे से हम लोग इसके ऊपर कंट्रोल कर पाए हैं। अगर बात करें तो दुनिया में है 11% कम हुई है, एवरेज हमारे में 18% डिक्लाइन हुआ है। ये मिनिस्ट्री जो है हमारे देश में उसके द्वारा भी, हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा भी इंफॉर्मेशन दी गई थी अभी।
इसके बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन अभी मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों से नेक्स्ट आर्टिकल के अंदर में, उसके साथ में आप लोग कनेक्ट कर पाएंगे और यहां से इस क्वेश्चन का आंसर भी दे पाएंगे और भी कई सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों से डिस्कस करता हुआ आगे बढ़ूंगा। तो कोई भी डाउट आप लोगों के मन में नहीं होना चाहिए, कंबाइन कर आंसर देना है दोनों आर्टिकल को। ओके, इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर। ये इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट क्यों बोला? क्योंकि कई सारे लोग जो है बातों ही बातों में घर टीवी ले आते हैं और फिर बैठकर उस पर मूवी देखते हैं, जबकि जमाना जो है वो है किसका? जमाना जो है वो है एलईडी का। वो वाली टीवी नहीं, ये वाली टीवी कह रहा हूँ मैं। आप लोग कहीं भी जाएं, एक तो कोशिश करो कि अपने मुंह पर रुमाल रखकर खांसे थूके, जो भी आप लोग करना है। थूकना तो नहीं है, पब्लिक प्लेस में खांसने की बात की जाती है। अपना रुमाल अपने पास रखें, उसको यूज़ करना है। क्योंकि कोई भी इंसान, अगर किसी को भी जरा सी भी बीमारी हुई, आज की डेट में ये एक ऐसी बीमारी है जिसको आप लोग कम्युनिकेबल डिजीज का नाम देते हैं। मतलब एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलने में इसको 1 सेकंड नहीं लगेगी। तो ये आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि कैसे इससे बीमारी से डिस्टेंस बनाकर आप लोगों को रखनी है। तो बहुत ही डिटेल में क्यों कवर किया गया? क्योंकि हमारे देश में भी बोला गया कि टीबी को खत्म कर देना है। टीबी को खत्म करके सबके घर में जो है वो आप लोगों को एलईडी देखने को मिलेगा। ठीक है, एलईडी की फुल फॉर्म पता है आप लोगों को? बताइए, देखता हूँ किस किस को पता है। तो यहाँ पर हेल्थ के बारे में बात करें तो यहाँ पर और गवर्नमेंट इनिशिएटिव के बारे में, अब ये मत बोलना टीबी की बात करें तो सर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आएगा। ठीक है, हेल्थ के बारे में बात की जा रही है। ओके, देखिए दुनिया में टारगेट क्या है टीबी को खत्म करने का? क्योंकि टीबी कितनी खतरनाक बीमारी है, ऐसी ऐसी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगी। आप लोग जाओगे डॉक्टर के पास में कि डॉक्टर साहब ये क्या हो गया? वो कहेगा कुछ नहीं हो गया भाई साहब, रंगीन टीवी बन गया तुम्हारा। ठीक है, अब तक तुम्हारा ब्लैक एंड व्हाइट था, अब तुम्हारा रंगीन बन गया है। मतलब कहने का है कि बीमारी अंदर घुस गई शरीर में, अब सुधर जाओ, नहीं तो सुधार दे जाओगे। कोई भी फीवर या फिर कोई भी स्वेटिंग वगैरह, ऐसे कफ वगैरह या फिर ब्लड, इस तरीके से सारी चेस्ट में पेन, तो इसका मतलब है कि इंसान जो है वो टीबी का शिकार हो चुका है। और टीबी की जो शिकार है इंसान, यहाँ पर उसको बहुत सारी प्रॉब्लम झेलनी पड़ जाती है। तो इसलिए कोशिश ये करनी है कि जब भी कोई किसी भी तरीके की दिक्कत बॉडी में लगे तो तुरंत आप लोगों को यहाँ से निकलना है, टीबी से, मतलब डॉक्टर के पास पहुँचना है। तो डॉक्टर के पास पहुँचने के लिए आप लोगों को अवेयर कराने के लिए प्राइम मिनिस्टर भी साथ में आ गए हैं, वो भी आप लोगों की टीबी का इलाज करेंगे। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछा सकता है कि हमारे देश में टारगेट क्या है। तो 2030 तक का टारगेट है दुनिया में कि खत्म करना है। पर हम लोग एडवांस लोग हैं, हम लोग चीज़ों को जल्दी खत्म कर देते हैं क्योंकि हम लोग फास्ट काम करते हैं। तो इसलिए हमारी प्रेसिडेंट जी जो हैं उनके द्वारा बोला गया कि हमारा टारगेट है कि 2025 तक हम लोग को इसको निपटा देना है, यानी कि इसका स्वाहा कर देना है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे करते हैं, क्योंकि ये काफ़ी खतरनाक बीमारी है, खासकर हमारे देश में जो हम लोग गले मिलने में बहुत ज़्यादा है। वो नहीं, एक तरीके से कुछ तो कोविड-19 ने गला मिलना लोगों का छुटा दिया। ठीक है, और तो और लोगों को ईद में भी गले नहीं मिलने दिया, और तो कहाँ गले मिलने देंगे। तो ये कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ट्यूबरक्लोसिस जो फैलती है उसका एक बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया चलता है इस तरीके से। ठीक है, क्या नाम है उसका? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। तो ये बैक्टीरिया है जो कि यहाँ पर एक पर्टिकुलर जो इस बीमारी को फैलाता है, और ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक बीमारी है जो कि आप लोगों के लंग्स को यहाँ पर इम्पैक्टेड करती है। तो ये लंग्स को अफेक्ट करती है डायरेक्टली, जिसकी वजह से आप लोगों को बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिलती है। और ऐसा नहीं कि ये टीबी अभी नया नया है। ठीक है, ये बहुत पुराना है। ब्लैक एंड व्हाइट टीबी चला करता था इजिप्ट के अंदर में, यानी कि इजिप्ट से यहाँ पर निकाल के लाई गई ये बीमारी। लगभग 3000 साल पुरानी बीमारी है भाई साहब, इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। और ये सबसे बड़ी बात यह है, इसको सिग्नल की जरूरत नहीं होती है, एयर टू एयर बिना सिग्नल के ट्रांसफर हो जाती है। ठीक है, भले ही नेटवर्क कितने भी वीक क्यों ना हो, और नेटवर्क वीक होंगे तो और ज़्यादा फैलेगी, मतलब इम्यून सिस्टम अगर वीक होगा तो और ज़्यादा फैलेगी यहाँ पर। अच्छी बात क्या है? अच्छी भी बात है यहाँ पर कोई? जी हाँ, अच्छी भी बात है यहाँ पर। ये ट्रीटेबल भी है और क्यूरेबल भी है, पर लेकिन 6 महीने तक खाट में लगा देगी आप लोगों को, यानी कि 6 महीने लगेंगे पूरा इसको ट्रीट होने में। और 6 महीने में अगर लापरवाही बरत दी तो फिर खतरनाक चीज़ हो जाती है, फिर ये अपना नाम बदल लेती है। मतलब अगर 6 महीने तक इसका इलाज नहीं किया गया और कोई दिक्कतें होने लगी, दवाई टाइम पर नहीं ली गई, तो ये अपना नाम चेंज कर लेती है, पुराना नाम फिर इसको पसंद नहीं आता। ये बोलते हैं मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरक्लोसिस, यानी कि ऐसी बीमारी कि जो दवाई आप लोग खा रहे थे ना, अगर आप लोगों ने लापरवाही बरत दी, अब ये बोलेगी कि भाई साहब ये ना फेफड़े गला कर ही जाना है मुझे यहाँ से, वो वाली कंडीशन देखने को मिलेगी। और अगर थोड़ा सा और लापरवाही बरत दी तो ये अपना नाम और खतरनाक कर लेती है, फिर बोलती है अब मेरा नाम है XDR, मतलब इसको बोलते हैं एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंस टीबी। यानी कि अब तो बिल्कुल वही बात होगी कि अब तुम ना दवाई से ठीक ही नहीं होना, अब तुमको कर लो क्या करना है, तो वाली चीज़ देखने को मिलेगी। तो इसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जान जाती है, तो जरूरी है यहाँ पर इसका इलाज करवाना। और इसी को ध्यान में रखते हुए हमारी कंट्री की प्रेसिडेंट जी जो हैं वो भी यहाँ पर सामने आ रही हैं कि लोगों को अवेयर कराया जाए और इस बीमारी को कैसे उखाड़ के फेंकना है उसके ऊपर काम किया जाए। तो प्रधानमंत्री एक टीबी मुक्त भारत की बात यहाँ पर की जा रही है, जो कि कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा यहाँ पर ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का है, ताकि टीबी को 2025 तक हम लोग जो है वो खत्म करके फेंक दे।
तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। अच्छी बात है अपने देश में से अगर हम लोग इसको खत्म कर पाते हैं ट्यूबरकुलोसिस को, और इसके चलते कई सारे प्रोग्राम देखने को मिलेंगे। इसके चलते यहाँ पर कई सारे इनिशिएटिव है कि कैसे डायग्नोसिस करना है, ठीक है, कैसे हम लोगों को प्रॉपर में गाइडेंस प्रोवाइड कराना है, सपोर्ट प्रोवाइड करानी है। तो इस तरीके से यहाँ पर पोर्टल भी बनाया गया है। इसमें 2 शब्द आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। एक का नाम रखा गया यहाँ पर निश्चय मित्रा, यानी कि एक तरीके से ऐसा मित्र जो कि इसके बारे में सपोर्ट प्रोवाइड कराएगा, और एक है यहाँ पर निश्चय डिजिटल पोर्टल, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या करेगा, ये प्रोवाइड कराएगा एक तरीका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। तो 2 कंपोनेंट है यहाँ पर जो कि यूटिलाइज करने हैं प्रॉपर में। अब इंपॉर्टेंट क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है उसमें अगर आप लोग जाकर झांकोगे तो आप लोगों को हेल्थ के बारे में बात करते हुए नजर आएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3। और इसके अंदर जब इसके 3 को भी ढंग से आप लोग ओपन करके देखोगे तो उसमें यहाँ पर इस तरीके की बीमारी के बारे में बात की जाती है, क्योंकि एक ऐसी बीमारी है यार जो हमारे ही देश में नहीं है ओनली, ये आप लोगों को अलग अलग देश में देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर टीबी सबको पसंद है देखना, तो इसलिए सब जगह आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इससे बचना जरूरी है, तो इसके ऊपर काम करना है, और काम किया भी जा रहा है। ऐसी बात नहीं कि काम नहीं किया जा रहा है। आप लोग देखोगे अगर 1982 से लेकर 2020 तक का ऐसा कुछ नज़ारा था, और अभी फिलहाल ऐसा कुछ नज़ारा आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो यानी कि घट भी रहे हैं केसेस पहले के कंपेयर में यहाँ पर, जो कि पहले बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। हर 1 लाख में आप लोगों को लगभग 10% जो इंसिडेंट थे टीबी के आ जाते थे, पर अभी 2% यहाँ पर हो गए। तो ये एक अचीवमेंट भी आप लोग इसको बोल सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग कुछ कर नहीं रहे हैं, हम लोग बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर लेकर चल रहे हैं ताकि इसको कंट्रोल किया जा सके। अलग अलग टाइम पर अलग अलग प्रोग्राम भी यहाँ पर चलाए जा रहे हैं ताकि इसके ऊपर फोकस किया जा सके। और इसके चलते यहाँ पर सक्षम प्रोजेक्ट, इसी के साथ में टीबी हारेगा देश जीतेगा, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर ये जो अभी मैंने आप लोगों को बोला नेक्स्ट जो पोर्टल, इसके बारे में बात की, इसी के साथ में नेक्स्ट इकोसिस्टम। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं ऑलरेडी जो हमारे देश में चल रही हैं। पॉलिटिकल कमिटमेंट जरूरी है वैसे, इसी के साथ में यहाँ पर प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, शॉर्ट कोर्स होना चाहिए, डायरेक्टली ऑब्जर्वेशन, ट्रीटमेंट और अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए कि जो आप लोग कर रहे हो वो सही है या फिर हवाबाजी चल रही है। तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर समझनी पड़ेगी, क्योंकि किसी भी चीज़ का इलाज कैसे होता है, तब होता है जब ढंग से उसके ऊपर काम किया जाता है। तो हमारे देश में आज से नहीं, बहुत पुराने समय से हम लोग लगे हुए हैं इसको मिटाने के लिए, जैसा मैंने अभी आप लोगों को बताया। यहाँ पर अभी यहाँ पर टारगेट रख दिया गया 2025 तक का, पर लेकिन टारगेट रखने से चीज़ें अचीव नहीं होती हैं। टारगेट रखना पहला कदम है उस ओर बढ़ना। तो हमारे देश में आयुष्मान भारत, इसी के साथ में नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम के बारे में मैंने आप लोगों से बात की अभी यहाँ पर, जो कि 2025 तक बोल रहा है कि खत्म कर दूंगा। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन के बारे में बात की जाती है कि लोगों को टीबी हारेगा देश जीतेगा, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर बात की जाती है। तो ये लोगों को सपोर्ट प्रोवाइड कराने वाली बात आ जाती है, ठीक है। तो इसमें बहुत कुछ यहाँ पर करना है लोगों को। आप लोगों ने देखा होगा कई सारे लोगों को यहाँ पर 500 रुपये भी दिए जाते हैं मंथली, ताकि वो प्रॉपर खाना खा सकें, जिसके चलते नेशनल हेल्थ मिशन के तहत जो यहाँ पर कई सारी सपोर्ट आप लोगों को देखने को मिलती है। तो यहाँ पर ये नक्शे पोर्टल जो है जैसी फील्ड में काम करता है यहाँ पर नजर आता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये इसी के चलते आप लोग कुछ बातें याद रखिएगा। बाकी इंपॉर्टेंट डे भी है यहाँ पर, अगर बात करें 24 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है, और इन्वेस्ट टू एंड द टीबी सेव लाइव्स, यानी कि लोगों की जान बचानी है, इसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो फिर दिक्कतें आ जानी है। ऐसा नहीं है कि हम लोग काम नहीं कर रहे हैं, प्रोग्राम भी है। क्वेश्चन पूछा गया 2016 में मिशन इंद्रधनुष के बारे में, तो बोला गया मिशन इंद्रधनुष जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया, किसके लिए? तो बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है यहाँ पर, पहला ही स्टेटमेंट है यहाँ पर, इम्यूनाइजेशन ऑफ द चिल्ड्रन एंड द प्रेग्नेंट वुमेन। तो यहाँ पर इम्यून सिस्टम अगर डेवलप रहेगा शानदार तरीके से, तो कोई भी ऐसी प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये आप लोग समझ सकते हैं। यहाँ पर कई बार क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं। एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहाँ पर, अगर कोई बीमारी फैलती है तो कौन से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में बात किया जाता है, यहाँ पर ये बोला जा रहा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट 1, 2, 3 या फिर 4, सही आंसर क्या है? तो अभी डिटेल में आप लोगों को बताया था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 है। अगर किसी भी बीमारी के बारे में बात करें तो ये ऐसी चीजें हैं जो आप लोगों को नॉर्मली पता होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछे जाते हैं अक्सर एग्जाम के अंदर। क्वेश्चन डायरेक्ट बन गया आप लोगों से, बात की जा रही है यहाँ पर निश्चय मित्रा इनिशिएटिव, निश्चय डिजिटल पोर्टल या निश्चय पोषण योजना। तो यहाँ पर आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया। अब आप लोगों को आंसर बताना है यहाँ पर सही आंसर क्या होगा। तो सही आंसर निकल कर क्या आते हैं यहाँ पर, सही आंसर निकल कर आते हैं यहाँ पर ए, यानी कि फर्स्ट और सेकंड सही है, ये वाला सही नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो ये आप लोगों को अभी बताया गया। तो डिटेल में इसके बारे में याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। कल को अगर क्वेश्चन पूछे तो आप लोगों को कम से कम एटलीस्ट आइडिया होना चाहिए, ओके। एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो रहा है यहाँ पर, डेंगू, ट्यूबरकुलोसिस, लेप्रोसी, हेपेटाइटिस बी, येलो फीवर कौन सा बैक्टीरिया की वजह से होता है, ये आप लोगों को बताना है। ए में बोला गया 1, 2, 3, बी में बोला गया 2, 3, सी में बोला गया 1, 2, 4, 5 और डी में बोला गया 1, 2, 3, 4, 5। तो सही आंसर क्या अगर बात करें तो बैक्टीरिया से रिलेटेड बीमारी के बारे में कल को कोई पूछे तो आप लोगों को उसके बारे में आइडिया भी रखना है। तो कौन सी यहाँ पर, तो यहाँ पर आंसर है 2 और 3। बाकी यहाँ पर सारी चीज़ें प्रोवाइड करा दी है आप लोगों से, कोई भी कंफ्यूजन हो
तो उसको दूर करके आगे बढ़ना है। तो यार टॉपिक को तैयार हो गया पूरा, प्रॉपर वे में क्वेश्चन भी हो गए। तो इस तरीके से टॉपिक में कोई भी कंफ्यूजन अब हो तो बताना, उसको दूर किया जाएगा। तो ऐसे टॉपिक तैयार करना है, ठीक है। हेल्थ एक ऐसा टॉपिक है आज की डेट में जिसके बारे में अक्सर आप लोगों के सामने कोई ना कोई न्यूज़ होती हुई नजर आती है। और फिलहाल की टाइम पर ऑल ओवर वर्ल्ड में एक मुहिम चल रही है कि वन हेल्थ और वन वर्ल्ड, यानी कि एक हेल्थ और एक दुनिया आप लोग बोल सकते हैं। ये जरूरी भी है, क्यों? क्योंकि आज की डेट में अगर जानवर भी सही नहीं है हमारे आसपास में तो हमको भी बीमारियां लगती हुई नजर आएगी। इसलिए यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा इन्फ्लुएंजा टाइप ए वायरस, जो कि नॉर्मली आप लोगों ने सुना होगा बर्ड फ्लू के बारे में, एवियन इन्फ्लुएंजा या फिर बर्ड फ्लू आप लोग कहीं देखने को मिल जाए तो वो इसी के बारे में यहाँ पर बात की जाती है। ये आप लोगों को यहाँ पर इसके बारे में कुछ बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए। जो रिसेंटली अभी न्यूज़ में क्यों है, केरला के अंदर में हाई लेवल जो टीम है उसके द्वारा इन्वेस्टिगेट की गई और यहाँ पर पता चला इन्वेस्टिगेशन के दौरान में कि एवियन इन्फ्लुएंजा का आउटब्रेक यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ये सारी वो बीमारी है जो कि कहीं ना कहीं आप लोगों को चिड़ियाओं से, एनिमल में और इसी के साथ में फिर इंसानों के अंदर भी आप लोगों को यहाँ पर इनका इम्पैक्ट देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि इंसान जो है वो एक तरीके से ऐसा है, एक आप लोग बोल सकते हैं कि प्रोडक्ट है आज की डेट में। प्रोडक्ट क्या बोला जाए, मतलब क्या ही बोलूँ, मतलब कुछ ऐसा है कि आज की डेट में इंसान जो है वो किसी भी एरिया में एंट्री करने के लिए तैयार है। आज की डेट में कोई पक्षी उड़ रहा है तो इंसान भी उड़ रहा है, कोई एक तरीके से मछली पानी में तैर रही है तो इंसान भी तैर रहा है, ठीक है। जमीन पर सारे जानवर आप लोगों को देखने को मिलता है तो वहां तो इंसान ही है। तो इंसान ने कोई भी ऐसा एरिया नहीं है जो आज के डेट में छोड़ा हो, और इसी के पैटर्न में इंसान कोई ऐसी चीज नहीं है छोड़ता हो खाने के मामले में भी। अभी यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा चिकन जो है वो एक तरीके से बड़ी फेवरेट चीज है आज के डेट में लोगों की, पर लेकिन इसके अंदर जब बीमारी अगर कोई आती है तो वो डायरेक्ट जरा सी देर में इंसानों के अंदर में पहुंचती नजर आएगी। और इसी के साथ में एक चिड़िया है जिसका नाम है यहाँ पर तुर्की। तो यहाँ पर ये जो बेसिकली जो ये बर्ड है यहाँ पर, इसका नाम इसलिए याद रखिएगा क्योंकि तुर्की, जो अभी तुर्की ने अपना नाम किया है वो इसलिए किया है क्योंकि अगर जब भी कोई सर्च करता था गूगल के ऊपर या कहीं भी तो ये चिड़िया निकल कर आती थी, और इस चिड़िया को काफ़ी सारे लोग जो हैं वो खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी वजह से चीज़ें देखने को मिलती है। तो यहाँ पर अगर इनके अंदर कोई बीमारी आती है तो हमारे अंदर बड़ी ही नॉर्मल सी बात है कि वो बीमारी आती हुई नजर आएगी। तो इन्फ्लुएंजा टाइप ए वायरस यहाँ पर जनरली आप लोगों को इम्पैक्ट डालता हुआ ये नजर आता है। जब यहाँ पर ये वायरस बोला जा रहा है तो इसको अलग अलग क्लासिफाइड किया जाता है, जैसे H5N1, H9N2, ये इस तरीके से देखने को मिलेगा। स्वाइन जो इन्फ्लुएंजा के बारे में आप लोगों ने सुना होगा H1N1, जो कि पिग्स की वजह से देखने को मिलता था, S3N2। तो ये एक तरीके से जैसे इंसान डायरेक्ट कांटेक्ट में आएगा यहाँ पर इनके, तो तुरंत आप लोगों को ये इंसानों को बीमार करते हुए नजर आएंगे। तो आप लोगों को यहाँ पर समझना है कि किस तरीके से इनको टैकल करना है। अगर कोई भी ऐसी चीजें आप लोगों को दिखती हैं तो उससे आप लोगों को थोड़ा सा अपने आप को पहले ही सेव कर लेना। कुछ भी ऐसी न्यूज आती है और यहाँ पर जो न्यूज रहती है वो अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही रहती है, ताकि लोग जो है इन चीजों से अपने आप को बचा सकें। और कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है। HANA की फुल फॉर्म क्या है यहाँ पर, ये आप लोगों को देखने को मिलेगी। 18 टाइप के यहाँ पर और सब टाइप आप लोगों को नजर आएंगे यहाँ पर। HA के 18 और NA के यहाँ पर लगभग 11। इसी के साथ में कुछ बर्ड्स में आप लोगों को देखने को मिलता है और कुछ पर्टिकुलर ऐसे हैं जो कि बैट्स यानी कि चमगादड़ में आप लोगों को देखने को मिलता है। और ये कुछ और बेसिक इन्फॉर्मेशन है। कुछ क्वेश्चन अगर आप लोगों से बने तो आप लोगों के माइंड में जितनी अच्छे से क्लैरिटी रहेगी उतना ही ज्यादा बेटर है, ठीक है। आगे चलते हैं। अक्सर आप लोगों ने पृथ्वी के बारे में सुना होगा कि पृथ्वी जो है उसके अंदर कई सारी लेयर्स होती हैं, और ये तो आप लोगों ने जियोग्राफी की बेसिक NCERT में भी ये सारी चीजें पढ़ी होंगी। तो यहाँ पर बेसिकली एक्सोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, मीजोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, ये जो लेयर्स होती हैं ये आप लोगों को नजर आती हैं जब आप लोग इन्वायरमेंट में ऊपर की तरफ को जाते हो। पर क्या आप लोगों को पता है ऐसी ही लेयर्स आप लोगों को पृथ्वी के अंदर देखने को मिलती हैं? पता है क्या? बेसिकली NCERT तो सबने पढ़ी रखी है कि अच्छा कितने ऐसे फैमिली मेंबर है जिन्होंने NCERT जो है वो कंप्लीट कर रखी है अच्छे से। देखिए NCERT एक ऐसी चीज़ है यार, आप लोगों को मतलब पता नहीं क्यों ये चीज़ें समझ में नहीं आती है। कई सारे बच्चे पूछते हैं सर NCERT पढ़ना जरूरी है क्या? NCERT बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप लोग बोलें कि अगर आज की डेट में आप लोगों को अगर कुछ पढ़ना सीखना है तो आप लोग हिंदी सीखेंगे तो आप लोगों को बेसिकली एकनार एकाम वो सब चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है। और अगर आप लोग यहाँ पर इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो ABCD EFGH आप लोगों को मतलब बेसिक वो आनी चाहिए। तो वो बेसिक जो मैं आप लोगों को बात कर रहा हूँ ना कि ये बेसिक आप लोगों को आना चाहिए, वो सारा बेसिक जो है वो आप लोग का NCERT है। अगर उसको ही आप लोग कवर नहीं करोगे तो फिर आप लोग खुद सोचो कि किस तरीके से आप लोग चीज़ें जो है वो कंप्लीट कर पाओगे। तो उसके ऊपर फोकस देना आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा जरूरी है, उनको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, अच्छे से रिवाइज भी करना है। इसके अंदर जब आप लोग जाओगे आप लोगों को यहाँ पर अलग अलग एरिया देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा क्रस्ट, यानी कि जो सबसे ऊपर वाला पोर्शन है जिस पर नॉर्मली हम लोग रहते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, वो सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगी। ये जो क्रस्ट होती है ये 0 से लेके 100 किलोमीटर की आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये एक तरीके से बड़ी ही माइन्यूट सी छोटी सी लेयर है।
इसके बाद में आप लोगों को मेंटल नजर आएगी, जो कि इसके अंदर जो पोर्शन आप लोगों को देखने को मिलते हैं, फिर कोर नजर आएगा और फिर इनर कोर नजर आएगा। आप लोगों को जानकर ये काफी ज्यादा सरप्राइजिंग लगेगा, कोर के अंदर में जो आउटर कोर है यहाँ पर ये, उसमें काफी सारा पोर्शन जो है वो लिक्विड की फॉर्म में भी आप लोगों को यहाँ पर नजर आता है। तो ये आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। अभी मैं आप लोगों से ये बातें क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, तो उसके पीछे एक रीजन है, हमारे देश के साइंटिस्ट जो हैं उनके द्वारा पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है, यानी कि अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है, वो यहाँ पर एक तरीके से उसको कैसे काउंट करना है, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पर इनके द्वारा एक डिवाइस जो है वो डेवलप की गई है, जिसका नाम यहाँ पर रखा गया ओवरहार मैग्नोमीटर, ठीक है। तो इसकी वजह से यहाँ पर ये न्यूज में आ रखा है, उसका नाम आप लोग याद रख सकते हैं। क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए कि कौन सी ऐसी डिवाइस है जो उसको नापने के लिए बनाई गई है, क्योंकि हमारी पृथ्वी जो है आप लोगों को ये तो पता है कि अपनी धुरी पर घूमती है, यानी कि जहां पर वो टिकी रहती है उसके भी चारों वो एक तरीके से घूमती है, और इसी के साथ में सूरज के भी चारों ओर वो चक्कर लगाती है। तो ये जो रोटेशन होता है और जो रिवोल्यूशन होता है पृथ्वी का, अपने ही एक्सिस पर घूमना जो होता है वो रोटेशन कहलाता है, यानी कि अपनी ही जगह पर खड़े खड़े आप लोग घूमने लगो तो वो रोटेशन होगा। किसी पर्टिकुलर चीज के चारों तरफ आप लोग घूमो तो वो रिवोल्यूशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग इसको समझ सकते हैं। वो नहीं था नमस्ते लंदन मूवी थी, वो कहता है जब अक्षय कुमार की लंदन दिखा दो, फिर कहता है कि पूरा लंदन घूम के तो मुझे लगा नहीं कुछ समझ में आ रहा है, सोच रहा हूँ कि तुम्हारी तरफ कोई चारों तरफ को घूम लो, पूरा लंदन हो जाएगा मेरा, ठीक है। तो वही वाली बात है, जो वहीं पे घूम रहा है तो वो एक तरीके से उसके चारों ओर घूम रहा है तो रिवोल्यूशन हो गया, अपने ही जगह पर घूम रहा है तो वो रोटेशन हो गया। तो इसको चेक करने के लिए जो डिवाइस बनाई गई है उसका नाम आप लोग याद रख सकते हैं, क्योंकि उसके बारे में आप लोगों से क्वेश्चन अगर पूछ ले कोई तो आप लोगों को यहाँ पर पता होना चाहिए। तो ओवरहसर जो है ये डिवाइस है पर्टिकुलर, जो कि बेसिक मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताई है, ठीक है। तो याद रखिएगा, बाकी मैग्नेटिज्म पृथ्वी के अंदर देखने को मिलते हैं, और आप लोगों ने देखा होगा अक्सर जो देवी देवता होते हैं, भगवान होते हैं, उनके पीछे ओरा दिखाया जाता है सर के पीछे, ठीक है। तो इंसान की बॉडी के अंदर से भी कुछ ऐसा एनर्जी का प्रभाव आप लोगों को होता हुआ नजर आएगा। जब आप लोग अपने ऊपर फोकस देना स्टार्ट करेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा आप भी उस एनर्जी का एक पार्ट हैं। पर लेकिन ये सारी चीजें आप लोग तब अंडरस्टैंड कर पाएंगे जब अपने मन को शांत रखकर सही डायरेक्शन में आप लोग लगा पाएंगे, तब जाकर वो चीजें आप लोगों को समझ में आनी स्टार्ट होगी। तो कोशिश करो कि अपने ऊपर फोकस करो और फिर देखो कि रिजल्ट कितने शानदार आते हैं यहाँ पर, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पर अभी आप लोगों ने दीपावली अच्छे से सेलिब्रेट की, किस किस ने पटाखे फट गए हैं ये बताना, इन्हें किस किस ने बम फोड़े हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत फोड़ लेना चाहिए, ऐसी बात नहीं है, थोड़ा सा मनोरंजन हो जाता है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही, पर हाँ इतना भी ज्यादा नहीं कि मतलब दुनिया भर के जला डाले, उससे क्या होता है फिर नुकसान भी इतने होते हैं, ओके। तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी सेलिब्रेट नहीं करना है, और ऐसा नहीं कि बहुत ही मतलब एक तरीके से ना सेलिब्रेशन करने के भी अलग अलग तरीके होते हैं, मिलकर खाना खाकर एंजॉय कर कर नाच गाकर वो भी सेलिब्रेशन होता है, पटाखे फोड़कर भी सेलिब्रेशन होता है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं वो किसी का सर फोड़ के भी सेलिब्रेट कर लेते हैं, बहुत दिनों से हाथ में खुजली है कुछ किया नहीं, तो अब वो नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जब भी दीपावली सेलिब्रेट की जाती है तो यहाँ पर कुछ इन्वायरमेंटवादी आ जाते हैं, बोलते हैं कि इन्वायरमेंट जो है बर्बाद हो रहा है, तो उसी के चलते यहाँ पर ये आर्टिकल है। तो इसके चलते देश में सोल्यूशन निकाला गया, इन्वायरमेंट है तो सोल्यूशन बताओ कि भाई साहब ग्रीन क्रैकर लेकर आने हैं। ग्रीन मतलब हरे रंग के नहीं, हरे रंग के नहीं है, ये वो क्रैकर हैं जिनमें से पोल्यूशन जो है वो कम निकलेगा। तो यहाँ पर 30% लेस पोल्यूशन निकलता है इनमें से एज कंपेयर टू जो नॉर्मल पटाखे छुड़ाते हो। तो इसलिए यहाँ पर ये आप लोगों के सामने लेकर आएंगे ताकि एमिशन को कम किया जा सके, क्योंकि अगर पोल्यूशन ज़्यादा होता है तो आप लोग खुद समझ सकते हैं, छोटे बच्चे हो गए, बुजुर्ग हो गए, प्रेग्नेंट वुमेन हो गई, उनकी हेल्थ पर काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इंपैक्ट इसका पड़ता है। इसीलिए डॉक्टर तो बोल देते हैं कि बाहर भी मत निकलना दीपावली के 1-2 दिन तक कम से कम, ऐसी सिचुएशन आप लोगों को देखने को मिलती है। तो अगर बात की जाए तो इसके अंदर में आप लोगों को देखने को मिलेगा ये जो पर्टिकुलर पटाखे बनाए जा रहे हैं, इनके अंदर आप लोगों को बेरियम नाइट्रेट नहीं देखने को मिलेगा, जो कि काफी लार्ज स्केल पर एक हैजार्ड्स एलिमेंट होता है। इसलिए यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर ये क्रैकर जो है वो थोड़े फायदेमंद नजर आएंगे। ये क्रैकर जो है 3 कैटेगरी में डाला गया है। पहला सेफ वाटर रिलीजर आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जिसको SWAS बोला जा रहा है। दूसरा यहाँ पर स्टार, जिसको सेफ ये है जिसको सेफ थर्मेमाइट क्रैकर बोला गया है, ठीक है। तो तीसरा यहाँ पर सेफ मिनिमल एल्यूमिनियम आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये आप लोग इनके बारे में याद रखिएगा। लाइसेंस दिया जाता है यहाँ पर इनके द्वारा CSIR के द्वारा, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब यहाँ पर ये कि प्रॉपर एक लाइसेंस के थ्रू आप लोग यहाँ पर इनको बना पाओगे। ऐसा नहीं कि कोई भी इसको पटाखों को चाहे और बनाना स्टार्ट कर दे, तो इसके ऊपर भी पर्टिकुलर ध्यान रखा गया। इसीलिए CSIR यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च इसके ऊपर काम कर यहाँ पर ये चीजें आप लोगों के सामने निकाल कर लेकर आती है। और एडिशनल पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोजिव जो सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन है वो भी यहाँ पर ध्यान रखती है कि बिना जो भी ऐसे जो एक तरीके से नुकसान पहुंचाने वाले कंपोनेंट है उनको बिना यूज किए हुए यहाँ पर ये बनना चाहिए। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछूंगा, ये पर्टिकुलर जो पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोजिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन है
ये आप लोगों को ये बताना है कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर में ये आती है। अभी मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, मैं गारंटी देता हूं अगर आप लोग जानते नहीं होंगे तो आप लोग इसका आंसर नहीं दे पाओगे। यानी कि ये ऐसा क्वेश्चन था जो मैंने आप लोगों से डिस्कस भी किया था, नहीं पता होगा तो आप लोग नहीं बता पाओगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि अच्छे से चीज़ों को पढ़ा करो ताकि सही से आप लोग सोल्यूशन निकाल सको एग्जाम के अंदर भी। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया के बारे में जो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये बात करेंगे हम लोग लद्दाख वाले रीजन के बारे में। लद्दाख वाले रीजन में अगर हम लोग बात करें, जैसे ये वाला पोर्शन जो है वो चाइना के कंट्रोल में है। अगर यहाँ पर आप लोग देखेंगे ये वाला पोर्शन चाइना के कंट्रोल में है और ये वाला पोर्शन जो है वो पाकिस्तान के कंट्रोल में देखने को मिलेगा। चाइना ने इस कंट्रोल के आसपास में काफ़ी सारे डेवलपमेंट करने स्टार्ट कर रखे हैं और बहुत सारी सड़कें बना रहे हैं। तो हमको भी कुछ ना कुछ काम तो करना पड़ेगा, क्योंकि सामने वाला अगर आउट ऑफ द बॉक्स जाकर कुछ कर रहा है तो हमको भी थोड़ा सा तो काम करना पड़ेगा, वरना दिक्कतें देखने को मिलेगी। तो इसलिए इंडिया ने भी काफ़ी लार्ज स्केल पर यहाँ पर काम करने स्टार्ट किए ताकि कल को अगर दिक्कत देखने को लिए तो यहाँ पर सोल्यूशन निकाला जा सके। तो अभी यहाँ पर लेह से लेके काराकोरम पास तक आप लोगों को देखने को मिलेगा चाइना की जो जिंगजियान प्रोविंस के साथ में सेपरेट करते हुए 225 किलोमीटर लंबी यहाँ पर रोड जो है वो डेवलप की जा रही है, जिसको यहाँ पर डिब्रू सिकोह दोलत बेग ओडीज रोड के नाम से आप लोग यहाँ पर जानते हैं, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर जो रोड है यहाँ पर ये हमारी कंट्री में जो बनाई गई यहाँ पर कहीं ना कहीं एक तरीके से कनेक्टिविटी भी प्रोवाइड कराएगी और इसी के साथ में आप लोगों को यहाँ पर ये देखने को मिलेगा कि जो आसपास वाला रीजन है उसमें सिक्योरिटी भी आप लोगों को देखने को मिलेगी। जहाँ पर रोड रहती है वहाँ पर लोग भी आसानी से जाकर रहते हैं, गवर्नमेंट भी अपना जो आवागमन जो है वहाँ पर अच्छे से कर पाती है। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से ये काफ़ी फायदा देखने को मिलेगा। वर्ल्ड में हाईएस्ट एयर ट्रिप आप लोगों को देखने को मिलती है, जो कि 1962 में जब चाइना के साथ में लड़ाई हुई थी उस टाइम पर उसको बंद कर दिया गया था, फिर आगे चलकर यहाँ पर 2008 के बाद में उसको खोला गया। तो ऐसी भी सिचुएशन आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अगर बात करें इंडिया का मिलिट्री एक्सेस यहाँ पर मिल जाएगा तो तिब्बत और चाइना वाला जो काफ़ी पास में रीजन है, तो चाइना की जो बदतमीजी चलती है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वाले रीजन में, वो यहाँ पर कहीं ना कहीं आप लोगों को कम होती नजर आएगी। याद रखिएगा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है वो चाइना से इंडिया को अलग करती है और इसी के साथ में POK वाला जो रीजन है पाक ऑक्युपाइड वाला रीजन, तो उसमें LOC ये लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है, और ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है। तो दोनों में कंफ्यूज मत होना, ये लाइफ ऑफ कंट्रोल ये एक तरीके से लाइन ऑफ कंट्रोल है और ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, तो दोनों में कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो बेसिक चीजें हैं, आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। G7 या फिर अमीर देशों की आप लोगों को एक बात देखने को मिलेगी, वो कोशिश करते हैं कि ऐसे देश जो थोड़े गरीब हैं उनको अपने कंट्रोल में रखा जाए। ऐसी कई सारी सिचुएशन आप लोगों को नजर आएगी और वो कुछ भी ऐसा लॉन्च कर देते हैं और फिर सोचते हैं कि ये देश भी हमारे साथ में आ जाए। तो यहाँ पर जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप, अगर कोई आप लोगों से पूछे JETP क्या है यहाँ पर, ये कब लॉन्च किया गया था, तो ये एक तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। क्यों? क्योंकि G7 कंट्रीज जो है वो चाह रही हैं कि इंडिया भी इस पर्टिकुलर पार्टनरशिप के अंदर में आ जाए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यहां पर यह कि अगर कोई इस पार्टनरशिप में आता है तो उसको पैसा मिलेगा क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट को लॉन्च करने के लिए, पर उसके बदले कुछ देना पड़ेगा। जी हां, देना पड़ेगा। कोयले के ऊपर डिपेंडेंसी कम करनी पड़ेगी, यानी कि जो कोयला आज की डेट में हमारे देश में लगभग 50% से इससे भी ज्यादा हमारे देश में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है, उस कोयले के ऊपर डिपेंडेंसी हम लोगों को कम करनी पड़ेगी। तो ये आसान नहीं है, इसलिए ये लोग जो है हमेशा हम लोग को चाहते हैं कि हम लोग जो है इस पर्टिकुलर ग्रुप में आ जाए। आना हम लोगों को चाहिए, पर लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बोलते तो कुछ है यहाँ पर ये जो अमीर कंट्री हैं और उसके बाद में फिर ये नाट जाते हैं, यानी कि मना कर देते हैं। पहले बोलते हैं कि इतना फंड देंगे, पैसा देंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, और फिर ये कुछ नहीं करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर अक्सर इन चीज़ों में इनके ऊपर ट्रस्ट करना थोड़ा सा हैवी पड़ जाता है। पता चला जो बाइडेन जो है वादे करके चले गए कि भाई साहब साइन कर लो एग्रीमेंट और ये सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगी। डोनाल्ड ट्रंप आए, वो बोले कि पैसा बर्बाद नहीं किया करते हैं, ये सारी गंदी चीज़ें होती हैं, इनसे दूर रहते हैं, ठीक है। तो फिर से वही बात स्टार्ट हो जाएगी। तो ये जरूरी है कि कैसे यहाँ पर चीज़ों को ढंग से लेकर चलना है, ठीक है। तो इसके बारे में बात की जा रही है। याद रखिएगा JETP जो है वो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 में जो ग्लासगो के अंदर हुई थी वहाँ पर लॉन्च किया गया था यूके के अंदर, और लॉन्च किया था फ्रांस ने, जर्मनी ने, यूके ने, USA ने और EU ने मिलकर यहाँ पर, ताकि इंटरनेशनल पार्टनरशिप ग्रुप यहाँ पर एक तरीके से ये काम कर रहे हैं मिलकर विद साउथ अफ्रीका की सपोर्ट से यहाँ पर, ताकि कोयले को हटाया जा सके साउथ अफ्रीका में से भी। और इंडिया को चाहते हैं, इंडिया के साथ में इंडोनेशिया, वियतनाम, इनको भी चाहते हैं ताकि कोयले को कम से कम इस्तेमाल किया जा सके। मुहिम तो अच्छी है, पर लेकिन सपोर्ट भी मिलना चाहिए। सपोर्ट की वजह बात आती है तो तुम हाथ खींच लेते हो, तो वो सही चीज़ नहीं है, ठीक है।
अब यहाँ पर वन लाइनर है, यहाँ पर आईआईटी बॉम्बे के द्वारा यहाँ पर बेसिकली क्या किया जा रहा है, इसको बेस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की रैंकिंग मिली है इंडिया के अंदर में क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के अंदर में, ठीक है। तो सस्टेनेबिलिटी 2023 की बात की जा रही है यहाँ पर, तो इसके अंदर में यहाँ पर इसको ये सबसे टॉप, यानी कि हमारे देश में कोई पूछे सबसे टॉप पर कौन है, तो वो है यहाँ पर ये आईआईटी बॉम्बे, ठीक है। क्यूएस में ये क्यूएस की फुल फॉर्म जाकर देखिएगा, काफी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। यूएन सिक्योरिटी जो यूएनएससी का जो काउंटर टेररिज्म कमेटी है उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो मुंबई के अंदर में यहाँ पर अभी ये मीटिंग देखने को मिली, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, इसके ऊपर मैं डिटेल में आप लोगों से डिस्कस करूंगा बहुत सारी बेसिक और बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में। इंडिया जो इसके द्वारा रजिस्टर किया गया 18% का डिक्लाइन टीबी के अंदर में, तो ये आप लोगों को बताइए, ठीक है। तो लास्ट 7 ईयर में, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं बोल सकते हैं बेटर देन द ग्लोबल एवरेज, यानी कि ग्लोबल में जो है टीबी का जो खात्मा हुआ है वो 11% है, हमारे देश में 18% है। हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा यहाँ पर ये बातें बताई गई है। यहाँ पर बात की जा रही है 6 नंबर की, जो हाई लेवल डायलॉग ऑन माइग्रेशन एंड मोबिलिटी, ये इंडिया और यूरोपियन यूनियन जो है ये ब्रसेल्स में आप लोगों को देखने को मिली, ठीक है। ब्रसेल्स कहाँ पर है ये जाकर सर्च करिएगा आप लोग, ठीक है। ग्लोबल डिजिटल हेल्थ समिट एक्सपो एंड इनोवेशन अवार्ड जो है वो अभी दिल्ली के अंदर आप लोगों को देखने को मिले। आगे बात करें तो आरबीआई के द्वारा बैन उठा लिया गया है, ये बेसिकली मैंने आप लोगों से पहले भी डिस्कस किया था, ये एक तरीका मर्केंटाइल जो बैंक आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये धन लक्ष्मी बैंक मॉनिटरिंग के अंदर डाला गया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, इस पे से यहाँ पर अभी ये सारी चीजें हटाई गई हैं, ठीक है। IRDAI के द्वारा सेटअप किया जा रहा है कंसल्टेटिव कमेटी, ताकि जो इंक्रीज किया जा सके हेल्थ इंश्योरेंस पेनिट्रेशन इन इंडिया। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है, यानी कि कल को अगर बीमारी हो जाए तो आप लोगों का इलाज किया जा सके बिना पैसे लगाए हुए। ये इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये यहाँ पर इसी का काम करती है। अगर विदेशों में आप लोग जाओगे तो वहाँ पर इंश्योरेंस जो है वो एक तरीके से कंपलसरी है, हर एक इंसान की लाइफ का पार्ट जो है इंश्योरेंस रहता है। बिना इंश्योरेंस के अगर आप लोग इलाज करवाओगे तो एक तरीके से उन्हें कहते हैं कि कंगाल हो जाओगे, इसलिए यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। अभी एक फ्रेंड था कुछ दिनों पहले यूएसए में गया, तो बता रहा था बातें, कह रहा था कि यार मतलब एक तरीके से हर एक इंसान के पास में इंश्योरेंस होना चाहिए। अगर इंश्योरेंस नहीं है और आपका एक दांत भी अगर कल को टूट जाता है तो 2.5 से 3 लाख रुपए इंडिया के हिसाब से खर्चा आएगा। बोला इतने में तो पूरा जबाड़ा चढ़ा लेगा इंसान इंडिया के अंदर आकर, पूरा जबड़ा चढ़ जाएगा इतने में। तो लोग जो है अक्सर कुछ बीमारी होती है, अगर उनके पास में इंश्योरेंस नहीं होते अक्सर, तो वो इंडिया में आकर अपना इलाज करवाते हैं फिर। तो ये कंडीशन आप लोग समझ सकते हैं। तो ये फायदा क्या है इससे फायदा है कि अगर एक तरीके से इंश्योरेंस रहता है तो इंसान अपनी हेल्थ को एक तरीके से सही टाइम पर प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी एक तरीके से बॉडी है हमारी कंट्री में, ये रेगुलेटरी बॉडी है, किसकी जुडिक्शन के अंदर में आती है याद रखिएगा, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर में आती है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये जो बॉडी है 1999 में बनाई गई थी, ये रेगुलेटरी टाइप की बॉडी है। इसका हेडक्वार्टर आप लोगों को तेलंगाना में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसके पापा कौन है आज के डेट में, एक IAS ऑफिसर है जिनका एंड में आप लोगों को पांडा नजर आएगा, नाम पांडा है। स्टार्टिंग का नाम क्या है वो आप लोगों को बताना है, देखता हूँ कौन कौन बताता है। आगे चलते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट जो बात की जा रही है, ये बात की जा रही है इंडिया की पर कैपिटा अगर बात करें, हाँ ये इंडिया की पर कैपिटा कैपिटल जो है यहाँ पर खासकर ग्रीन हाउस एमिशन के बारे में बात की जा रही है। ग्रीन गैस नहीं होते, ग्रीन गैस हाउस, तो यहाँ पर एक तरीके से जो ग्रीन गैस है यहाँ पर आधी बार ना कुछ भी निकलता है मुझे ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन गैस हाउस तो इसके एमिशन के बारे में जब बात की गई तो यहाँ पर ये UNEP यानी कि यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा यहाँ पर रिपोर्ट बताई गई है कि इंडिया में पर कैपिटा जो है यहाँ पर एमिशन वो बिलो है वर्ल्ड के एवरेज से। वर्ल्ड में जो एवरेज है यहाँ पर 6.3 टन कार्बन आप लोग यहाँ पर जो बेसिकली नजर आते हैं यहाँ पर, इंडिया में उससे कम देखने को मिलेगा। हमारी कंट्री में पर कैपिटा कम क्यों है, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है हमारे देश के अंदर में, ठीक है। तो उसकी वजह से अगर हिस्से में थोड़ा कम आती है जो एमिशन निकलता है, इसलिए कहते हैं कि इंडिया की पॉपुलेशन के हिसाब से देखो, ये मत देखो इन्होंने कितना रिलीज किया है। मतलब अगर मान लीजिए एक इंसान जो है वो 1 रोटी खाता है, ठीक है, अब यहाँ पर एक इंसान 1 रोटी खा रहा है और एक पर्टिकुलर घर के अंदर में 100 इंसान है, तो 100 रोटी खाएंगे वो बैठकर। पर लेकिन सोचो अगर यहाँ पर एक पर्टिकुलर घर के अंदर में 20 लोग हैं, ठीक है, और एक इंसान जो है वो 5 रोटी खा रहा है, तो सीधी सीधी 100 रोटी हो गई यहाँ पर। तो यहाँ पर जितने ज़्यादा इंसान होंगे उतना ही हिस्से में कम आएगी। तो हिस्सेदारी पर कैपिटा के हिसाब से निकालते हैं तो कम आती है। ये मत देखो टोटल एमिशन कितना निकल रहा है, देखो कितने सारे लोग हैं उनमें से बस यही एमिशन निकल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है एक पर्टिकुलर रिपोर्ट के बारे में जिसको मैकेंसी एंड कंपनी रिपोर्ट बुलाते हैं। तो इंडिया के बारे में बात की जा रही है, तो इंडिया को यहाँ पर एक्सेलरेट करने के लिए ग्रीन इन्वेस्टमेंट लगभग 12 ट्रिलियन की जरूरत पड़ेगी 2050 तक का। बोला है ना 2070 तक का हम लोग क्या करेंगे, ग्रीन हाउस गैस एमिशन को खत्म करेंगे, तो इतना पैसा रिक्वायरमेंट हो गया यहाँ पर। थर्ड एडवांस एस्टिमेट जो है एरिया एंड जो प्रोडक्शन
हॉर्टिकल्चर के बारे में वो भी रिलीज किया गया। हॉर्टिकल्चर के अंदर में क्या आता है, जैसे फल फ्रूट्स हो गया, फूल पत्तियां वगैरह होगी, ठीक है, तो उसका रहता है ये एक तरीके से ऑल्टरनेटिव इनकम होती है फार्मर्स के लिए, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, खासकर इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। ओके, ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप लोगों के सामने बात की जा रही है। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी के द्वारा अप्रूव किया गया है जेनेटिकली मॉडिफाइड वर्जन ऑफ प्रोड्यूस करने के लिए कमर्शियली कौन सी क्रॉप का, ठीक है, तो यहां पर बात की जा रही है ब्रिंजल, मस्टर्ड, कॉटन या फिर टोमेटो। सही आंसर क्या है ये आप लोगों को बताना है, देखता हूं कौन कौन सही आंसर देता है। एक क्वेश्चन है आप लोगों के सामने गरुड़ा 7 के बारे में बात की जा रही है। गरुड़ा 7 एक बायलेटरल एयर एक्सरसाइज है, ये कंडक्ट की जाती है इंडिया और यूके के बीच में। पहली स्टेटमेंट बोला गया कि ये बायलेटरल जो एक्सरसाइज है यहाँ पर होस्ट की जाती है यूके के द्वारा, तो यहाँ पर होस्ट की गई मतलब यूके के द्वारा, तो ओनली 1 सही है, ओनली 2 सही है, बोथ सही है, या फिर कोई सी भी सही नहीं है। सही आंसर क्या है, ए बी सी एफ डी। ये एक मैप बेस्ड क्वेश्चन है, यहाँ पर आप लोगों को बताना है इजराइल जो है वो किस किस के साथ में बॉर्डर शेयर करता है, जॉर्डन, इजिप्ट, ईरान या फिर लेबनान। सही आंसर क्या है, ए बी सी एफ डी, ये आप लोगों को बताना है, तो देखता हूं कौन सही आंसर देता है। नेक्स्ट आप लोगों के सामने यहाँ पर सीसेट का क्वेश्चन है, यहाँ पर ये आप लोगों को अटेम्प्ट करना है और यहाँ पर इसके आंसर है, आप लोग इसको देखिए, देखता हूँ कौन कौन यहाँ पर इसको सही से अटेम्प्ट करता है, ठीक है। बाकी आज की जो रिवर है ये है मोरहे रिवर, ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर रिवर है यहाँ पर ये काफी इंपॉर्टेंट रिवर है और कई बार न्यूज में भी रहती है। इसकी एग्जैक्ट लोकेशन आप लोगों को सदर्न ऑस्ट्रेलिया के अंदर में देखने को मिलेगी, यानी कि ये है आप लोगों के सामने इसकी एग्जैक्ट लोकेशन, तो ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और खासकर जो कई बार ऐसी जो रिवर होती है जो कई बार न्यूज में आ जाती है, तो उसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन कम से कम आप लोगों को होनी चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा बेसिक इन्फॉर्मेशन उसके बारे में रहेगी तो कल को अगर कोई क्वेश्चन पूछता है तो आप लोग आसानी से उसका आंसर दे पाओगे, ठीक है। तो अभी इसके बारे में मैं आप लोग कुछ बातें बताता हूँ ताकि आप लोग इसके साथ में अगर क्वेश्चन आए मैच करने के लिए तो याद रख सको। ये जो रिवर है यहाँ पर जो आप लोगों को दिख रही है, ये आप लोगों को साउथ ऑस्ट्रेलिया और इसी के साथ में जो न्यू साउथ वेल्स है वहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। यहाँ पर लगभग ये जो रिवर की जो लेंथ है वो 2500 किलोमीटर लंबी आप लोगों को नजर आएगी और ये वन ऑफ द लॉन्गेस्ट नेविगेशनल रिवर है वर्ल्ड में, यानी कि इसमें आसानी से आवागमन किया जा सकता है, लोग जो है एक जगह से दूसरी जगह पर यहाँ पर आ सकते हैं। अगर बात करें यहाँ पर थर्ड लॉन्गेस्ट नेविगेशनल रिवर है प्लैनेट के ऊपर, अमेजन और नाइल रिवर के बाद में सबसे ज्यादा लोग जो है वो इसी के अंदर ट्रेवल करते हुए आप लोगों को नजर आते हैं। कई सारी ट्रिब्यूटरी जैसे डार्लिंग इसकी ट्रिब्यूटरी आप लोगों को देखने को मिलेगी, इसी के साथ में लोडोन रिवर जो है वो इसकी ट्रिब्यूटरी है, तो कई सारी ट्रिब्यूटरी भी आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगी। तो ये बेसिक चीजें इसके बारे में जो आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। तो कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए माइंड में, कंफ्यूजन हो तो पूछ लिया करो, ओके। बात करें यहाँ पर इसके बारे में तो मस्टर्ड के बारे में यहाँ पर अभी गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पर इसके बारे में अप्रूवल दिया जा रहा है कि जो सरसों है उससे यहाँ पर लोगों को और ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा, तो मस्टर्ड के लिए यहाँ पर अप्रूवल दिया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा सरसों जो है वो लोगों तक पहुंच सके, ठीक है। तो यहाँ पर इसके बारे में याद रखिएगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी भी इसके अंदर इंक्लूड है और नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड भी आप लोगों को यहाँ पर इंक्लूड नजर आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट यहाँ पर अगर बात की जाए, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर ये एक डिफेंस एक्सरसाइज का क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों को पता होना चाहिए। आंसर यहाँ पर डी है, क्यों? क्योंकि ये एक्सरसाइज जो है ये फ्रांस के साथ में है ना कि यूके के साथ में, तो इसलिए दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाती हैं, ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट आप लोगों को इनकरेक्ट नजर आएगी क्योंकि फ्रांस के साथ में है, ठीक है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो ये मैप बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों के सामने, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि किस किस के साथ में यहाँ पर बॉर्डर टच कर रहा है, तो इजराइल आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। इजराइल के साथ में आप लोग आसपास वाले रीजन जो है वो जरूर ध्यान रखिएगा क्योंकि इजराइल काफी ज्यादा न्यूज में रहता है। यहाँ पर जॉर्डन हो गया, ऊपर आप लोगों को सीरिया यहाँ पर नजर आएगा, ठीक है, उधर आप लोगों को लेबनान नजर आएगा और नीचे आप लोगों को इजिप्ट देखने को मिलेगा। तो ये मैप बेस्ड क्वेश्चन बने तो कंफ्यूजन आना बिल्कुल भी नहीं है, कंफ्यूजन जो भी होगा उसको दूर करके आप लोगों को जाना है, ठीक है। आज के जो एसएलवी कमांडो है बहुत अच्छे से आंसर इनके द्वारा दिए गए, देखना आप लोग और इसी तरीके से पार्टिसिपेट करना है। पारस अग्रवाल के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया था, और छठ पूजा वगैरह कैसी आप लोगों ने सेलिब्रेट करी जरूर बताना। अच्छे से आप लोगों को चीजों को एंजॉय करना है, कोई भी डाउट कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में चीजों को लेकर नहीं होना चाहिए। अगर कंफ्यूजन है तो उसको दूर कर आप लोगों को आगे बढ़ना है, ठीक है। और हाँ, आज की वोकैबुलरी है यहाँ पर, इनको देख लेना थोड़ा सा, ठीक है। तो सारी वोकैबुलरी है आप लोगों के लिए। देखिए स्लाइड में कई सारी चीजें ऐसी होती हैं, मैं पढ़ाता नहीं हूँ पर लेकिन वो भी डाल देता हूँ ताकि कल को अगर रिवीजन करने बैठो तो आप लोगों का अच्छे से रिवीजन हो सके, तो कोई भी डाउट आप लोगों के माइंड में नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। तो हाउस द जोश, जोश आई है कि नहीं? जोश बिल्कुल हाई रहना चाहिए, जितना हाई जोश रहेगा उतने अच्छे से आप लोग चीजों को एंजॉय करोगे। और शाम को जो वीडियो आएगी 8 बजे एग्जैक्ट वो वीडियो मैं अपलोड करूंगा जिससे कि अच्छे से आप लोग एंजॉय कर सको। 2 घंटे से लगभग ऊपर की वो वीडियो होगी, अपनी अच्छे से प्रैक्टिस आप लोगों को करनी है बिना किसी डाउट के, ठीक है। तो टाइम पर तैयार रहना बिल्कुल जोश के साथ में, ओके। जितने अच्छे से प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा अच्छे से एग्जाम में परफॉर्म करोगे और जो भी एग्जाम आएंगे उसको फिर फोड़ के आओगे, ओके।